हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोविंशियल इलेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे, जिसको कहा जाता है प्रांतीय चुनाव। आप कह सकते हैं कि भारत में जो पहली बार जो चुनाव होते हैं वो प्रांतीय चुनाव यहीं पर पहली बार कंडक्ट किए जाते हैं वर्ष 1937 में। तो लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन द ईयर 1937। 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, जिसके मैंने आपको कहानी बताई थी किसके बेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका 1935 आया था, उसमें व्याख्या की गई थी हम एक तरीके से भारत में चुनाव कंडक्ट कराएंगे, और जिसको प्रोविंशियल इलेक्शंस कहा जाएगा, क्योंकि स्टेट वाइज हम जानते हैं उसको प्रोविंशियल कहा जाता था। तो उसी हिसाब से जो होने थे उस चुनाव की व्याख्या 1935 में देखने को मिलती है, और पहली बार होते हैं वर्ष 1937 में। लिखा है एट दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने थे? 11। देखिए, आप जानते हैं एक थे प्रिंसली स्टेट और एक था आपका प्रोविंशियल आपके प्रोविंसेस जो थे हमारी। मतलब प्रिंसली स्टेट आप उनको समझ लीजिए जिनकी उस समय राजा महाराजा, जैसे एमपी में आप देखेंगे या आप महाराष्ट्र में देखेंगे, एक तरीके से बड़े बड़े जो राज्य थे टूट गए थे, पर उसमें राजाओं का बहुत लंबे समय तक शासन चल रहा था। और ये क्या करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ये एक पेंशन के रूप में जो पेंशन हुआ करती थी अंग्रेजों को दिया करते थे। फिर अंग्रेजों का शासन जाता है तो जाहिर सी बात है अभी भी है, हाल ही में इनका एक तरीके से चलता है बहुत लंबे समय तक। तो क्या होता है कि उस समय इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होने थे, क्योंकि अधिकार तो इन्हीं का है प्रिंसली स्टेट में। पर जो प्रोविंशियल जगह थी हमारी, जो प्रोविंसेस थी, वहाँ पर तो इलेक्शन होना ही था, क्योंकि वहाँ पर आम नागरिक थे, वहाँ पर कोई राजा का एक तरीके से अधिकार था नहीं। तो ऐसी कितनी जगह थी? वो थी 11। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 11 आ रहा है ना, तो आपको तुरंत दिमाग में रखना है जब ये इलेक्शन होते हैं तो उसमें से 8 जो थी, 11 सीटों में से 8 जगहों में जो आपके प्रोविंसेस थे उनमें से कौन जीत जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चीज़ प्रूव कर देती है कि भारत की सबसे बड़ी आने वाले टाइम पे भी बड़ी पार्टी रहेगी, और इस समय भी है। यही सबसे ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ पे लिखा है एट दिस टाइम द टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस वाज 11। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दिस इलेक्शन वाज 1585। बहुत ज़रूरी है, हालांकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको याद रखेंगे। टोटल सीट कितनी थी आपकी? 1585, 1585 थी। अब इसी सीट में से आपकी देखिए कितनी सीट जीत गई, लगभग आप आधे कह सकते हैं, 1707 ये जीत जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत बड़ा सीट का एक दायरा कह सकते हैं, जो पहली बार में इतनी 50% जीत जाती है। और ये मत सोचिएगा कि आप इकलौती यही चुनाव लड़ रहे थे दो पार्टी, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे। पर मैं आपको मेजर पार्टियों की बात कर रहा हूँ। इसमें अलग आ जाती है मुस्लिम लीग। अब देखिए, मुस्लिम लीग का भी तो एक क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि इनका कितनी इनको सीटें मिलती हैं या कितनी जगहों से आती हैं ये। तो देखिए, जितना लग रहा था कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है मुस्लिम लीग, तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जाता है। जहाँ की मुस्लिम जो बहुत एक तरीके से बड़ी आबादी थी, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहमत थी, और इनको एक तरीके से इलेक्शन में जिता के आप समझ सकते हैं 11 प्रोविंस में से 8 में इनको जीत दिला देती है। मुस्लिम लीग की बहुत बुरी हालत थी, जहाँ पर भी इन्होंने बाकी और जगह करा था वहाँ पर एक तरीके से गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया 1585 में से 1707 जीत गई कौन? आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें मुस्लिम लीग का क्या रिकॉर्ड रहा था, तो उन्होंने जीती थी 106। अब समझिए 1585 में से 106 जीत रही है, तो इसका समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम लीग का एक तरीके से क्या वर्चस्व था उस टाइम पे। मतलब मुस्लिम लोग भी इनको एक तरीके से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। वो सोचते थे कि हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही चलना है, क्योंकि विचारधारा इनकी सही है, सेक्युलर है, और उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 106। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो 106 ये जीत रहे थे, उस समय इनको एक तरीके से जो सीटें थी इनकी 482 सीटों में से मुस्लिम लीग को मात्र यही सीटें मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से इनको दिखा जाता है ड्रॉबैक कि इन्होंने इतनी मेहनत करी फिर भी इनको कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये सारी सीटों में जीत के कौन आ जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ऊपर। देखिए, मैंने आपको बात करी है कि 11 हमारी प्रोविंसेस थी। मैं उनके नाम भी बता देता हूँ, क्या पता कभी एग्जाम में आने वाले समय में थोड़ा एडवांस लेवल हो जाए तो आप उसको याद रख सकते हैं। हालांकि मैं उसको मैप से बताना चाह रहा था, पर फिर भी हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं। पहला था आपका असम का इलाका, राइट? असम हो गया। दूसरा बंगाल, ये तो बहुत ज़रूरी है भारत के दृष्टिकोण से। तीसरा, बंगाल के बगल में कौन सा हो जाता है? बिहार। इसके बगल में अगर हम बिहार की बात करते हैं तो उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पे आ जाता है आपका मद्रास। मद्रास हमारी एक तरीके से आप जानते हैं प्रेसिडेंसी थी। मद्रास को बात करेंगे तो इसके बाद आ जाता है आपका बॉम्बे, ये भी हमारी एक तरीके से प्रेसिडेंसी थी। 7वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी है जो है पंजाब, क्योंकि पंजाब एक ऐसा इलाका था जो आप जानते हैं आज के टाइम पे छोटा पार्ट है हमारे पास पंजाब का। ज़्यादा बड़ा पार्ट बोलेंगे तो पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान वाला इलाका और हमारा वाला इलाका, वो मिला के उसको पाकिस्तान को पंजाब को कहा जाता था। इसके बाद अगर आप बात करेंगे, एक आता है आपका 8वें नंबर पे जिसको कहते हैं यूपी, और उस समय उसको यूपी या उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो इसको भी आपको याद रखना है 8वें नंबर पे। फिर आपका 9वें नंबर पे आता है जिसको
यूनाइटेड प्रोविंस के नाम मैंने बता दिया। एक था सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस का आप ये समझ लीजिए, एक मिनट में यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रल प्रोविंस मतलब आप बीच का इलाका समझ लीजिएगा, जो बहुत मैं मैप होता तो आपको क्लियर समझाता। तो 9 हो गए सेंट्रल प्रोविंस। 10वें नंबर पे आ जाता है आपका सिंध, जो मैं आपको कहानी बता रहा था, सिंध की लड़ाई चल रही थी बहुत लंबे समय तक कि बॉम्बे को सिंध से अलग करिए, और बॉम्बे इसी तरफ पड़ता और सिंध इसी तरफ था, तो इनके बीच में एक तरीके से लाइन खींच दी गई, जिससे वो क्लियर हो गया कि बॉम्बे अलग हो गया और सिंध अलग हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 10 हो गया। 11वें नंबर पे आता है आपका NWFP, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस जगह से जैसे मैं बात आपको बताता हूँ, बार बार मैंने आपको एक रिलेट करा है, जिनका नाम बहुत बड़ा नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके जो मत थे, मैंने आपको बताया था स्टैटिक जीके में कि भारत के पहले विदेशी के रूप में इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1987 में। इन्होंने, आपको मैंने बता रखा है कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इनको, आप जानते हैं सभी रेड कपड़े पहनते थे। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी अहिंसावादी, उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। पश्तूनी थे ये और अफगानी कह सकते हैं आप, और इनका मत था कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपको बता देता हूँ वैसे मैप के थ्रू, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ऊपर वाला इलाका जो है ना आपका अफगानिस्तान के एकदम क्रॉस में जो पड़ता है एरिया, उसी को कहा जाता है NWFP उस टाइम पे। और यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूत पकड़ थी, इसलिए इनको मुस्लिमों का गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि देखिए सीमांत वाले इलाके में इनका ज़्यादा वर्चस्व था। पर ये जैसे ही इनको पता चलता है कि एक तरीके से भारत होने वाला है, भारत, हालांकि बाद में पाकिस्तान में इसका मर्ज हो गया था, पर ये बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जिस जगह एक तरीके से रेफरेंडम कराया गया था, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा बाद में, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, पर वो इलाका ही पाकिस्तान वाला था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो बाउंड्री ऐसी बनी नहीं सकती थी कि वो साथ में आ पाए। तो इनको मजबूरी में, जैसे इनका जिस जगह से लगाव है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो वो छोड़ नहीं सकते थे। पर ये चाहते थे कि हमको इनके साथ नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ, पर मजबूरी में इनको बाद में जुड़ना पड़ जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया था। तो 11 जो मैंने आपको प्रोविंसेस बताई थी, उन सभी में इनका एक तरीके से देखा जाता है। एक जगह अगर हम बात करें मुस्लिम लीग ने थोड़ा काम करा था, वो सिंध का इलाका था। सिंध में एक तरीके से आप कह सकते हैं मुस्लिम आबादी ठीक ठाक थी, पर फिर भी अगर आप देखेंगे पूरा वर्चस्व देखा जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ऊपर था। तो ये प्रोविंशियल इलेक्शंस की मैंने आपको क्लियरली बता दी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार होता है जो आपको 1937 में होता है। अब वो क्वेश्चन आज के टाइम पे मेरे को लगता है थोड़े से पुराने होने लग जाएंगे, अब थोड़ा एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री का, और जिसमें हम बात करेंगे CR फॉर्मूले के बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते यहाँ से CR फॉर्मूले के बारे में, कि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, पर हाँ इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो जो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा फैक्चुअल तरीके से, उनको समझना ज़रूरी है। और जैसे हम हिस्ट्री के लास्ट सारे फेजेस को लेके चल रहे थे, तो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आज के टाइम पे कहीं से भी बन जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं CR फॉर्मूले से इसकी कहानी को शुरू करता हूँ। CR फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए, ये दिया जाता है 1944 में। इसको कई लोग कहते हैं कि शुरुआत तो इसकी 1940 में हो गई थी, पर अगर आप CR फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1944 का एग्जैक्ट साल माना जाता है कि ये CR फॉर्मूला था। लिखा है CR फॉर्मूला गिवन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जाहिर सी बात है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी देंगे इसको, क्योंकि आपने CR फॉर्मूले के बारे में बात करी होगी, ठीक है। In this formula, it was said by the Chakravarti Rajgopalachari that plebiscite will be held in the Muslim majority area after the World War II. This formula was foundation of the partition between India and Pakistan. बस मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टली समझा दिया, पर कहानी इसकी बहुत अलग थी। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में, और बगल में थी आपकी जो वो थी मुस्लिम लीग। इन दोनों के बीच में विचारधारा की बहुत बड़ी लड़ाई थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से करना, और जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकदम विचारधारा एकदम क्लियर थी कि हम सेकुलर तरीके से सोचेंगे। और जैसे सेकुलर थिंग थी भी, अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, सारे जो भी हों, चाहे हम मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, चाहे आप सिखों की बात करेंगे, सिख कम्युनिटी के, या पारसी की बात करेंगे, सभी कम्युनिटी के लोग इन्हीं की तरफ सबसे ज़्यादा थे। पर मुस्लिम लीग का एक अलग ही क्राइटेरिया था। उनका मानना था कि मुस्लिमों के साथ एक अच्छा होता नहीं है, आने वाले टाइम पे देश बनेगा तो मुस्लिमों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं होगा। इन सभी को लेके इन दोनों के जो मतभेद आप शुरू से हम बात कर रहे हैं वो चल रही थी। इसी समय जो आपके राजा जी, जिनको कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनके पास टाइटल था राजा जी का। राजा जी, ये टाइटल जो इनके पास था,
तो इनका क्या होता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमारे देश के जो CR जव दास थे, अगर हम इनके बात करते हैं आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो यही थे हमारे, जो हम चित्तरंजन दास के बारे में, सॉरी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपके गांधी जी के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये देखिए इनके बारे में मैं बता दूं आपको, हाँ एक और याद रखिएगा, ये इनका जो गवर्नर जनरल का जो एक तरीके से ओहदा था या टाइम था इनका, कब से कब तक रहा था, जून से स्टार्टिंग करते हैं ये माउंटबेटन के बाद, 1948 की बात थी, जून का टाइम था, और ये लगभग चलते हैं 26 जनवरी 1950 तक। क्यों? क्योंकि ये फिर यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया जाता है, जो गवर्नर जनरल का एक पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र बन गया था, संविधान एक तरीके से निर्माण कर दिया गया था, तो इसलिए ये पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम रूप में ये थे, और फर्स्ट भारतीय के रूप में अगर आप बात करेंगे तो गवर्नर जनरल हमारे यही बनते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैंने बोला था देखिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो रही थी, और इसकी मुस्लिम लीग की एक ही थ्योरी थी कि हमको बंटवारा ही चाहिए। मैंने आपको इसकी नींव बता दी थी कि पाकिस्तान की बात इन्होंने, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1932 का, जो थर्ड चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पैम्पलेट के थ्रू, चौधरी रहमत अली खां के द्वारा। अब पर वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान लिखा था, ना कि इसमें आई नहीं था, यहाँ पर बस पाकिस्तान था। कहने का मतलब साफ ये दिखा दिया गया था कि हमको एक अलग देश के रूप में चाहिए, आप चाहे कुछ भी करिए। तो ये तो एक थ्योरी मैंने आपको बता दी 1930 में देखी जाती है, और ये वर्चस्व में आ जाती है जब 1940 का टाइम आता है, एक तरीके से क्लियर हो जाता है कि हमको पाकिस्तान ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक तरीके से बात बन नहीं रही थी दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ प्लान लेकर आए जा रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी बीच में क्या होता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने एक ये फॉर्मूला लेकर आते हैं, महात्मा गांधी से इनका पूरा एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती थी महात्मा गांधी से बिना पूछे वो कोई चीज़ों को एक तरीके से अप्लाई नहीं किया जाता था, चाहे कितना बड़ा नेता हो। एक बहुत बड़े कद के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जो बनी नहीं तो उनको अलग होना पड़ गया था महात्मा गांधी से। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आते हैं और ये अपनी तथ्य रखते हैं अपने सामने कि देखिए ये हम बातें रख रहे हैं, और आप बताइए इससे एग्री करते हैं कि नहीं। तो आपके जो महात्मा गांधी थे इससे एग्री करने लग जाते हैं, हाँ कि ठीक है। अब ये मुस्लिम लीग के सामने आप रखिए बात। तो पॉइंट क्या था, जो CR फॉर्मूला जो इन्होंने दिया था, इन्होंने बोला देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रहा है ये एक तरीके से समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम एक प्लेबिसाइड कंडक्ट कराएंगे। प्लेबिसाइड मतलब होता है जनमत, जनमत संग्रह इसको कहा जाता है, आपने कई बार करंट अफेयर में भी सुना होगा। तो उन्होंने बोला कि हम प्लेबिसाइड कराते हैं, जनमत संग्रह करवा देते हैं, उसमें सभी लोग भाग लेंगे, उसमें मुस्लिम भी लेंगे और नॉन मुस्लिम भी लेंगे, मतलब हिंदू या अलग कम्युनिटी भी आप बात कर सकते हैं। और मेजरली हमारी जो राजनीति चल रही थी इस समय यहाँ तक, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही चल रही थी। तो उन्होंने बोला प्लेबिसाइड में हिंदू और मुस्लिम दोनों मेजोरिटी के साथ जो भी है, जो भी इलाका है पूरा भारत का, वहाँ पर प्लेबिसाइड कराएंगे। और अगर उनको लगता है, खासकर इन्होंने वो जगह बोली जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी वाली बात क्यों आ रही है बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल सेम थी कि हम सेकुलर सोच रखेंगे, हमारे लिए कोई भी नज़र नहीं है कि हम हिंदू सोचे या मुस्लिम इलाका, हमारे लिए एक तरीके वो सीट है और हम वहाँ पर अच्छे से लड़ेंगे। और इसका एक आप प्रत्यक्ष रूप भी देख सकते हैं कि सीधे बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे जो मुस्लिम रहे थे वो सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो तो बहुत सिरे से खारिज करते हैं पाकिस्तान की थ्योरी को। देखिए यही बात है कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े लीडर जो रहे और उनको इतना सम्मान मिला, उन्होंने सीधे खारिज कर दिया इस चीज़ को। उन्होंने बोला ये मुस्लिम लीग का एक एजेंडा है, पर्सनल पॉलिटिकल ये एजेंडा है, इसके साथ हम है नहीं। हम एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जैसे मैंने आपको बताया बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, बहुत बड़े बड़े लीडर रहे थे, उन सबका मत था कि हम सीधे एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है और हमारे साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं देखा जाता, तो हम कैसे कैसे कह सकते हैं कि हमको अलग देश चाहिए, भारत एक है और हम उसके साथ रहेंगे। उसके बाद इनको पूरा एक सम्मान दिया जाता है, हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं और एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सब चीज़ें होने के बाद जो हम बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो इन्होंने बोला कि देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है, मुस्लिम लीग से बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में हम एक वोटिंग करा लेंगे, जनमत संग्रह करा लेंगे, वहाँ पर लोगों से पूछ लेंगे कि आपको क्या एक इस्लाम के तौर पे एक अलग देश चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर वहाँ पर क्लियर हो जाता है, मुस्लिम मेजोरिटी मान लेती है कि हाँ हम मानते हैं कि हमको एक अलग देश चाहिए, तो हम प्लेबिसाइड के थ्रू अब आपको डिसाइड कर देंगे कि आप अलग देश बन सकते हैं। कहने का मतलब एक थ्योरी यहाँ पर बन गई थी, क्योंकि बात मानी नहीं जा रही थी किसी के द्वारा मुस्लिम लीग में, तो कह दिया गया था ठीक है हम एक तरीके से आपको अलग देश दे देंगे अगर वहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम के लोग मान लेते हैं एक जनमत संग्रह के द्वारा। अब इसमें मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी ये भी समझ लीजिए।
मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इस चीज़ को सिरे से खारिज करते हैं। अगर देखा जाए तो एक खारिज करने वाली बात तो नहीं थी, मुस्लिम लीग के लिए अच्छी बात थी। पर मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं ये चीज़ समझती थी, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मुस्लिम लीग का एक पॉइंट क्लियर था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू पार्टी या कोई भी स्पेशल पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है। और वहाँ के मुस्लिम भारतीय, अगर हम मुस्लिम बात करेंगे, सारे इस पार्टी के साथ बिलीव करते थे। तो उनको लगा कि अगर ये वोटिंग कराते, जनमत संग्रह करा देते और मुस्लिम लीग हार गई, जैसे 1937 के इलेक्शन में हारी थी, हालांकि आज के टाइम पे इसकी प्रेजेंट स्थिति अच्छी थी, पर इन्होंने बोला अगर ऐसा हो गया तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और जो हमको बच्चा कुछ कुछ मिलेगा भी, वो भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला हम ये नहीं करेंगे। हाँ, एक हो सकता है काम, एक रास्ता हम बीच का बता देते हैं कि जिस जगह आप मुस्लिम मेजोरिटी इलाके की बात करें, वहाँ पर इलेक्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पर वोट ओनली मुस्लिम ही देंगे, कोई नॉन मुस्लिम नहीं देगा। तो ये पॉइंट, ये देखा जाए तो ये बहुत गलत तथ्य रखे गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। देखिए जाहिर सी बात है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वहाँ पर ये तो सारे नागरिकों का एक मूल भावना तो थी ना कि वो उस इलाके में रह रहे, तो एक तरीके से आप अलग थोड़ी कर देंगे सभी को। यहाँ पर पहले से ही सांप्रदायिकता दिखने लग गई, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कंडेम करा। उन्होंने बोला अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे। हम इतनी तक आपको आबादी दे रहे हैं कि जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, जाहिर सी बात है मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उनका तो मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर वो आपकी बात से बिलीव करते तो सारे के सारे कहेंगे कि हमको इस्लामिक देश चाहिए। तो उसके बाद अगर आप इस चीज़ को नहीं मान रहे तो हम भी आपकी थ्योरी को अलग कर देते। तो मुस्लिम लीग की बात को यहाँ पे काट दिया जाता है, राइट। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूले को भी रिजेक्ट कर दिया था। मैंने इतनी लंबी कहानी क्यों समझाई, कोई मतलब नहीं, आपके एग्जाम में इतना कुछ आएगा ही नहीं। पर आप याद रखिएगा, एक ऐतिहासिक रूप से हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमको सारे जो भी स्टोरी है, सारी लाइन वो हमको क्लियर होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं। कि स्टोरी याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि आपका सीआर फॉर्मूले के बारे में, बस ये आएगा कब आया था, 1944, किन्होंने दिया था, राजगोपालाचारी, हमारे जो देश के लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे, और उनका टाइम पीरियड था 48 से लेके आपके 1950 तक। और अगर भारतीय के रूप में बात करेंगे तो पहले बने थे हमारे गवर्नर जनरल। तो ये सब चीज़ें आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ मैंने बता दिया। यहाँ पर एक फोटो दिख रही है आपको, और ये लिख रहा है, इनका नाम क्या है, भूलाभाई देसाई। बहुत बड़ा नाम है भूलाभाई देसाई का। अगर हम एसएससी की तैयारी करें तो हम इनका नाम कभी नहीं सुनेंगे, पर मुझे लगा जब हम पैक्ट की बात करें और सीआर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ा नाम है। अगर हम जब ये टॉपिक को पढ़ते हैं तो मुझे लगा ये आपको बताना थोड़ा ज़रूरी रहेगा, और इंटरेस्ट भी आएगा हिस्ट्री पढ़ने में। बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्हाट्सएप में भी मैसेजेस आते हैं मेरे कि आपका जो कंटेंट है बहुत लाजवाब लगा, स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। एक दो तो ऐसे मैसेज आए कि बहुत अच्छा लगा सुन के, कि एक कह रहे थे कि मुझे हिस्ट्री कभी पसंद ही नहीं आती थी, पर जैसे आपके लेक्चर का एक लेक्चर का मैं वेट करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको रिलेट कर रखा है, कहानी बहुत मज़े से आ रही है पढ़ने में। तो इसी तरीके से मज़ा आता है हिस्ट्री को, और पहले मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता था, अब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो उस चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई भी फीडबैक होते हैं, आप डाउट सेशन में डाउट तो डालते हैं, पर कभी अच्छा लगता है तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, अप्रिशिएशन मिलता है मुझे। तो इसी चीज़ को हम बात करते हैं भोला भाई, जो आपके थे भूलाभाई देसाई के बारे में। इनका एक पैक्ट होता है देसाई लियाकत पैक्ट के नाम से, ये होता है 1945 में। आपके एग्जाम में आने की संभावना है, आज तक एसएससी में नहीं आया, ये मैं पहले आपको क्लियर करके बता दूं, पर ये आने की संभावना है, पूछा जा सकता है। देसाई लियाकत पैक्ट कब होता है आपका? तो वर्ष 1945 में होता है, जस्ट इसके एक साल बाद। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो राजनीति चल रही है अब इर्द गिर्द, जैसे हमारा क्लियर हो गया था कि ब्रिटेन की सरकार जाने वाली है, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के दिशा में दिखने लग जाता है, तो महात्मा गांधी के तथ्य ये क्लियर थे कि किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लीग को मनाना ही पड़ेगा, भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। देखिए तथ्य अलग अलग लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने चाहा कि बंटवारा हो जाए, कई लोग कहते हैं कि गलत करा, वो अलग पॉइंट है, हमारा कोई इसका मतलब नहीं है। पर अगर आप ऑनेस्ट तरीके से और तथ्य तक तरीके से मैं आपको समझाऊं तो महात्मा गांधी या कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़े से बड़े लीडर, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, ये सभी कोई भी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ी सोच, यहाँ तक भी माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये तक मान लिया था कि भारत अगर अलग नहीं होता है, डिवाइड नहीं होगा, तो मैं अपनी प्रधानमंत्री की, जो मैं सबसे ऊपर एक दावेदारी फिक्स रख रखी है मेरी महात्मा गांधी ने कि मैं बनूंगा, तो मैं इससे पीछे हट जाऊंगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बोला कि आप पूरे भारत के आप खुद प्रधानमंत्री बन जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को, पर जो चीज़ें होती हैं उसको बदला तो जा नहीं सकता, तो इसलिए लड़ाई देखी जाती है। और इसलिए ये जो आज के टाइम पे आलोचना की जाती है वो बिल्कुल गलत है। जितने भी बड़े लीडर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सभी ने इसका विरोध करा था, और इतनी लड़ाई आप देख रहे हैं तभी तो हो रही है। चाहते तो सभी अपनी राजनीति बना सकते थे, पर सबको ये था कि अखंड भारत एक ही रहे और कभी डिवाइड ना हो। पर मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच और विचारधारा थी, उसका कोई लड़ाई नहीं कर पाया। तो इसी के बाद में एक और पैक्ट होता है जिसको कहते हैं देसाई लियाकत पैक्ट। ये महात्मा गांधी के कहने पे किया जाता है
ज़्यादातर आप हिस्टोरिकल अगर आप पॉइंट देखेंगे और इतिहासकारों के तथ्य देखेंगे तो ज़्यादातर मानते हैं कि इसमें महात्मा गांधी का एग्री था, मतलब उनकी सहमति थी। तो इसी को देखते हैं देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में, जो 1945 में इनके द्वारा किया जाता है। एक वर्ष के बाद अब देखिए इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए आपके महात्मा गांधी का ये बोला जाता है कि मैं कैसे भी इनको समझाऊं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहें मिलकर और काम करें, कोई देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, हम जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। इसी बीच में जाते हैं भूलाभाई देसाई के पास। भूलाभाई देसाई कौन थे? बहुत बड़े, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े लीडर। लियाकत कौन है? लियाकत ये प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बहुत बड़ा ओहदा हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरा बड़ा ओहदा अगर आप बात करेंगे मुस्लिम लीग में तो इनका था, लियाकत का। इसलिए आपने सुना होगा लियाकत अली पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपके पाकिस्तान के, तो ये वही व्यक्ति थे। अब भूलाभाई देसाई का कद बहुत बड़ा था, अगर आप बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे ये भूलाभाई देसाई। अब ऐसे किस व्यक्ति के पास जाए महात्मा गांधी को ये तथ्य को रखते हुए? उन्होंने बोला, ये देखिए मैं उन इतिहासकारों के द्वारा बोला हूँ जिन्होंने मेजोरिटी में बोला है कि महात्मा गांधी इसके साथ एग्री थे, इस पैक्ट के साथ। बाकी मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बताऊंगा, दोनों पहलू पढ़ने हमारे ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से टेबल पे लाना है मोहम्मद अली जिन्ना को, और नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली आने वाले समय में। और जहाँ तक लग रहा है कि भारत एक तरीके से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये ना हो कि कम्युनल राइट्स देखे जाए, सांप्रदायिक दंगे हो, तो आप जाइए। तो भूलाभाई देसाई को बुलाया गया और बोला गया कि आप ये पैक्ट आपको लियाकत के साथ करना पड़ेगा। और इसमें लियाकत का मैंने जैसे बताया कद मुस्लिम लीग में सेकंड सबसे बड़ा कद माना जाता है। फर्स्ट अगर आप बात करेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना का था, और ये माना जाता है कि इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का भी काफ़ी हद तक मत एक्सेप्ट हो जाता है इस पैक्ट में। अब ये पैक्ट था क्या, ये भी समझना हमारे ज़रूरी है। इस बात में आप ये कह सकते हैं कि छुपे तरीके से कह दिया गया था कि आप पाकिस्तान बना सकते हैं, पर इसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो बहुत उजागर नहीं हुए, ये माना जाता है। इसके एक तरीके से आप कह सकते हैं गुप्त पैक्ट था। पर जैसे ये पैक्ट की बात धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है तो इससे सबसे पहले पीछे हट जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। उनका मानना था कि ये पैक्ट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है और मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान बनने की भी बात नहीं की गई थी। पर यह कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत नींव पड़ गई थी। जैसे यहाँ पर नींव दिख रही है ना आपको कि पाकिस्तान बनने की एक तरीके से बुनियाद दिख रही है, और वो बनना ही था, सभी लीडरों को पता चल गया था। पर यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ अलग ही विचार थे, उनको इतना ज़्यादा वो चाह रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, ये कोई पैक्ट हुआ ही नहीं था। बाद में भूलाभाई देसाई से बात पूछी जाती है। भूलाभाई देसाई को बोला जाता है कि आपने पैक्ट क्यों करा, क्योंकि इनको बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इस पैक्ट में ये मान लिया गया था कि पाकिस्तान एक देश बन ही जाएगा, ये बात रखी गई थी। अब मैंने आपको पहला पहलू बताया कि महात्मा गांधी ने भेजा, और ये इनके तथ्य थे। और ये इस चीज़ को इतिहासकार सही भी क्यों मानते हैं? क्योंकि जब महात्मा गांधी लास्ट टाइम में, भूलाभाई देसाई को पहले मैंने बताया बहुत बड़े परिवार से, बहुत बड़े अमीर परिवार से थे, और खुद इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी, मतलब एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। मतलब इतने बड़े परिवार होने के बावजूद इन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो गए, असहयोग आंदोलन हो गया, या बड़े बड़े लीडर के तरीके से इन्होंने अपनी सभी चीज़ों को त्याग दिया था, नॉर्मल तरीके से रहने लग गए थे ये भूलाभाई देसाई। पर इनका मत जैसे ही जाते हैं महात्मा गांधी, ये सारे पैक्ट के बारे में पता चलता है तो इनका एकदम वर्चस्व एकदम डाउन हो जाता है। सारे जो लीडर थे इनको बाहर कहते हैं कि आप बाहर का रास्ता देखिए, अब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका कोई मतलब बनता ही नहीं। आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान बनेगा जिसका हम पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। तो इनके द्वारा तथ्य ये आता है कि ये सारा मुझसे कहा गया था महात्मा गांधी ने, और ये बोला गया था अगर ये पैक्ट बन जाता है, इसमें काफ़ी हद तक हमारी बात मान ली जाती है, तो जितना नुकसान भारत को होना है उतना नहीं होगा। कह सकते हैं कि अब छोटा पैक्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान छोटे रूप में उनको दिया जा सकता था। ऐसा देखा जा रहा था कि एक दो स्टेट के वाइज पाकिस्तान को मिल जाए। पर भूलाभाई देसाई के लोगों ने किसी ने बात नहीं मानी, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी मुकर गए बाद में कि ये मैंने कहा ही नहीं था। और इसी से बहुत ज़्यादा निराश हो गए भूलाभाई देसाई, और इसी से इनकी तबीयत भी खराब होने लग गई कि जब बहुत ज़्यादा लोगों का आलोचना देखने को मिला। एक आदमी इतनी ऊंचाई पद पर बैठा और एकदम से नीचे आ जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी मेंटली एक तरीके से गिर जाता है। और यही देखा जाता है, जब इनका अंतिम समय चल रहा था तो महात्मा गांधी इनसे मिलने जाते हैं, पर इन्होंने महात्मा गांधी की तरफ देखा भी नहीं। मतलब इतने नाराज़ थे कि इनका मानना था, और इनके जो तथ्य दिए गए थे जिससे ये लगता है कि अंतिम समय में जो आदमी होता है तो वो कुछ हद तक सच भी रखता है अपना। महात्मा गांधी इनसे बात करना चाह रहे थे पर इन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और उनको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स देते हुए फिर कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरी भूलाभाई देसाई की मैंने कहानी बताई। महात्मा गांधी के तथ्य क्या है इसमें से कि महात्मा गांधी ने कोई चीज़ ये बोली ही नहीं थी कि आप भूलाभाई देसाई वहाँ पर जाए।
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दोनों पहलुओं के हिसाब से बता दिया। पर ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि महात्मा गांधी इस चीज़ के साथ एग्री करते थे, देसियाई लियाकत पैक्ट के बारे में, जो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, बस 1945 और देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई में कौन थे, भूलाभाई देसाई व्यक्ति थे, और दूसरी लियाकत में कौन से थे, जो प्रधानमंत्री के बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कार्यभार को संभालते हैं। तो ये हम चीज़ें बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। तो इसको जरूर याद रखिएगा दोनों पैक्ट के बारे में। मैं कहानी इतनी लंबी समझा रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आए, कुछ स्टोरी याद रहे, हाँ कि ऐसे ऐसे देश में हुआ था। ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको स्टोरी लगे, ऐसा लगे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से हम जानते हैं उसको। तो इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। हालांकि हमारे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, पर मेरा मानना है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सभी को रिलेट करें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगस्त प्रस्ताव की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली बात यहाँ पर थोड़ा सा साल को ठीक कर लीजिएगा, 1940 होगा, ना कि 1946। अगस्त प्रस्ताव जो आता है आपका, इसकी शुरुआत करते हैं लिनेथ गो के द्वारा। कई बार आपके एग्जाम में आया कि कौन से वायसराय के टाइम पे अगस्त प्रस्ताव आया था, और ये भी आता है कई बार भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे आया था, तो वो थे आपके वायसराय लिनेथ गो। इनका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिनेथ गो। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसको लेकर आए थे। कहने का मतलब यह है, वायसराय तो हम देखते हैं कि भारत में सुप्रीम पावर होती है, जैसे हमने देखा था उस समय, पर मैंने आपको बताया था कि इनसे ऊपर जो होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो लंदन में बैठ के भारत की एक तरीके से कह सकते हैं राजनीति को संभालते थे, या पूरा तरीके से कह सकते हैं कहानियां लेकर आते हैं। जैसे कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है, या कोई नियम लेकर आना है, या कोई भी जैसे साइमन कमीशन लेकर आना है, तो सारा किसके अंडर में था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उनके लिए काम करते थे नाममात्र के रूप में, तो आप कह सकते हैं वायसराय, राइट। तो ये आपको याद रखना है वायसराय का नाम। पर मैंने आपको बोला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनका भी बहुत ज़रूरी है रोल, क्योंकि उन्होंने करना है काम, यही लेकर आ रहे हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था उस समय जो थे ये अगस्त प्रस्ताव के टाइम पे, उनका नाम था लॉरेंस डंडास। ठीक है, डंडास ये व्यक्ति थे जो इसको लेकर आए, जिनके कहने का मतलब जिन्होंने भेजा था उनको कि हाँ आप जाइए और इस प्रस्ताव को रखिए। अब ये था क्या प्रस्ताव, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमें इसकी समझनी पड़ेगी पृष्ठभूमि क्या होती है। टाइम था 3 सितंबर 1939। आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर जो आपका द्वितीय था या सेकंड था, उसका टाइम था 1939 में शुरू हो जाता है। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है तो ब्रिटेन की भी उसमें भागीदारी आ जाती है, और ब्रिटेन को उसमें फाइट करना था। मैंने आपको बताया था 1914 में जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1918 तक जो चला था, इसमें महात्मा गांधी ने एक तरीके से भर्ती कराई थी हमारे भारतीय लोगों की, और उनको ये कहा गया था कि अगर आप इनमें भर्ती कराते हैं हमारे भारतीयों को, तो हम आपको काफ़ी हद तक आपकी बातों को मानेंगे, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। इसलिए उस समय लोगों की एक तरीके से देखते हुए महात्मा गांधी को आलोचना का भी सामना करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, इसलिए उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। पर हमारा जो पॉइंट है ये वाला, कि ये घोषणा की जाती है 3 सितंबर 1939 को, और घोषणा करते हैं लिनेथ गो। क्या करते हैं ये कहते हैं कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ कर रहा है या समर्थन दे रहा है। अब ये किसी को भी नहीं पता कि हमने कब वायदा करा, और ये उन्होंने पहले बोल दिया कि उन्होंने वायदा करा है। कहने का मतलब बिना पूछे उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, कि उनको लगा कि भारतीय इस समय भी सपोर्ट करेंगे। पर इसका पुरजोर विरोध करा कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि बहुत मजबूत हो चुकी थी। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि 1937 के इलेक्शन में 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंसेस में जो इनकी सरकार बन गई थी, एक पहला कारण ये था। फिर एक नया बहुत बड़ा नाम इतना हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कि उन्होंने बोला आपने बिना पूछे कैसे कर दिया, एटलीस्ट अब हमको किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन सभी के थ्रू अब हमसे बात करते। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, हमने आपको ये चीज़ें बोल दी हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला किसी भी कीमत पे भारत के कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर चाहते ब्रिटेन के लोग तो इनको मार पीट के कुछ संभाल सकते थे, पर वो कहानी बननी नहीं थी, क्योंकि इनको प्यार से समझाना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, किनको, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो पार्टिसिपेट तभी करेंगे इनको। तो उन्होंने बोला ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, 8 प्रोविंसेस में इलेक्शन जीत के आई है, तो इनको पहले हमें मनाना पड़ेगा। अगर ये बात मानेंगे तो इन्फ्लुएंस होकर लोग इनके काम पे करेंगे, क्योंकि उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, और ये पार्टी बहुत लोगों के लिए अच्छा काम करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उनका एक तरीके से मत लेकर आना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, इन्होंने बोला कि हम आपके सामने कुछ मत अपने ऑफर रख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं तो हम रखते हैं।
इसी को अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से इसको जानते हैं। उन्होंने कुछ ऑफर रखे कि अब हम ये पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं तो आप बोलिए और हम आपको, आप हमको सपोर्ट करिए, हम आपको ये चीज़ें प्रदान करेंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बिजनेस चल रहा था आपस में। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहती है बताइए आपके क्या 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 आपके प्रस्ताव है, हम उस हिसाब से सोचेंगे। तो उन्होंने बोला पहली बात हम आपको कहते हैं कि हम जो आपकी संविधान सभा है उसका निर्माण करेंगे। संविधान सभा, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा ये रखा गया, लिनेथ गो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि देखिए हम ये बोल रहे हैं कि हम एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है आपकी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम आपके लिए, काउंसिल को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये काउंसिल में हम जो आपके भारतीयों की जो एक संख्या है उसको हम बढ़ा देंगे ब्रिटेन के कंपैरिजन। इंडियन ज़्यादा होंगे, ब्रिटेन कम होंगे। तो उन्होंने बोला इसका फ़ायदा क्या होगा। उन्होंने बोला जो भी आपकी पॉलिसीज़ है वो एक तरीके से यहीं से निकल के आती हैं, तो अगर उनको लगता है भारतीयों को कि ये भारतीयों के हित में नहीं है तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सीधे तथ्य उनके द्वारा ये दिया गया कि मतलब आपको एक तरीके से भारत की जो भागीदारी है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किनका हो जाएगा, भारतीयों का। ब्रिटेन के जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला अच्छा चलिए ठीक है। तीसरा बताइए, उन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस की, एक तरीके से पहले यहाँ लिख लेते हैं डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस जो है हम आपका, उसको हम एग्री करते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। इसी के बाद सुनते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम डायरेक्ट मना कर दी थी कि हम इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते। कारण क्या था, मैंने आपको बताया था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग जो की गई थी आपके नेहरू रिपोर्ट में की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसका पुरजोर विरोध करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनफैक्ट मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, वो एकदम इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि हम इसको टोटल इंडिपेंडेंस के रूप में ही जानते हैं। और मैंने आपको भगत सिंह का बताया था कि उन्होंने बोला था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक तरीके से आइडियोलॉजी हो गई थी कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब किसी भी तरीके से इन्होंने इतनी बातें रखी पर एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं मानी जाती। वो कहते हैं कि डोमिनेट स्टेटस की मांग जो है आप इसको हटाइए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक और इस चीज़ का विरोध होने का मेन प्रमुख कारण ये था कि उन्होंने बोला ये सारी शर्तें जो हैं, ये सारी शर्तें आपकी पूरी जो हम रख रहे हैं कि ऑफर में होगी, ये शर्तें सारी पूरी तब होंगी जब आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट पहले कर देंगे, और जब इसका एक तरीके से डिसीजन आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, उसके बाद हम इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब कब तक वर्ल्ड वॉर होगा, कब तक नहीं होगा, और हमारे देश के जो लोग शहीद होंगे उसका कोई महत्व नहीं था इनके लिए। इनका कहने का मतलब था आप पहले करिए टर्म्स एंड कंडीशन, तब हम बाद में देखेंगे, पहले हमने आपके सामने प्रपोजल रख दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले तो कारण मैंने बता दिया, डोमिनेट स्टेटस की मांग से बिल्कुल खफा थे। उन्होंने बोले इस चीज़ हम एग्री नहीं करते। दूसरा कि ये सारी चीज़ जो है आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस में बहुत बड़ी जीत के साथ तो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई थी, दूसरे नंबर पे थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो ये इसका एक तरीके से क्या था, इसका स्टेटस क्या था इसको लेकर। तो उन्होंने बोला हम भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते। तो ये सोच आई कि क्या मतलब था इनका। तो इनका तो सीधा मतलब था, मैंने आपको बताया था, जब इनकी आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी थर्ड वाली, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग तो पहले से ही कर दी थी, पैम्पलेट भी बांटे थे, मैंने बताया था चौधरी रहमत अली खां के द्वारा। तो उन्होंने बोला हम तो इस चीज़ के साथ वैसे भी नहीं एग्री कर रहे, आपने तो कोई प्रस्ताव में लिखा ही नहीं कि एक अलग देश बनेगा, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का तो कोई मत था ही नहीं इसको लेकर। कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी पार्टी जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने इस चीज़ को मना कर दिया। तो इसी को अगस्त प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया, पॉइंट मेन बता दिए जो आपको याद रखने की जरूरत है, अगर एग्जाम में बहुत डिटेल में पूछा जाएगा। हालांकि आज तक इतना डिटेल में आया है नहीं। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, इस घोषणा के बाद महात्मा गांधी के इसके बाद भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसका पूरा विरोध किया। इसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, या लिखा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह की तथ्य को रखा गया। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब इसके बाद हमें एक समझना है कि क्या कहानी है इसके बारे में। महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह, या आप कह सकते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों रखते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप वैसे रट्टा मार के चले जाते होंगे कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, पर कारण क्या था इसका। कारण था अगस्त प्रस्ताव। इन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला कि कैसे ये बिना पूछे, हमारे इनको क्या राइट नहीं लगते, हमारे अधिकार नहीं है कि हमसे एक बार पूछे, और ये बिना पूछे आप कर रहे हैं, तो अब हमारा अधिकार ये है, हमको राइट टू स्पीच के हिसाब से कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा। राइट टू एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, स्पीच कह सकते हैं। ये पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा ये वक्तव्य रखे गए थे। उनका कहने का मतलब था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट बिना पूछे कैसे कर सकती है इन चीज़ों को, कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका सपोर्ट कर रहे हैं।
एटलीस्ट हमारे किसी बड़े नेता को या हमसे तो बात उनको कन्विंस करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हम एक व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरुआत कर रहे हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने का मेन मोटो ही है अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना। इसलिए जरूर याद रखिएगा, ये आपस में लिंक करके पूछा जा सकता है, आज तक आया नहीं है ये। तो कहने का मतलब राइट टू स्पीच को एक यूनिटी देने के लिए, एक परफॉर्म कराने के लिए ये महात्मा गांधी के द्वारा ये वक्तव्य रखे गए थे कि उन्होंने अगर हमारे बारे में हमारी बिना राय के, हमारे बिना अधिकारों को एक तरीके से समझते हुए जब इन्होंने बोल दिया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी ये अधिकार बनता है कि हमारे पास इतना राइट टू स्पीच है आज भी कि हम इसका विरोध करेंगे। अब विरोध कैसे करना है? उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी चीज़ करेंगे कि हम प्रत्येक व्यक्ति पर, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता वो एक तरीके से ऊपर से बात करेंगे, तो इन्होंने बोला हम एक एक बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग जगह भेजेंगे और उनको बोलेंगे और उनको समझाने के लिए बोलेंगे कि लोगों से आप वार्तालाप करें और बोले कि आप वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है उसमें पार्टिसिपेट ना करें। मतलब आप इंडिविजुअली जाके एकदम परफॉर्म करेंगे वहाँ पर जगहों में, छोटी छोटी जगहों में। क्यों? क्योंकि इस समय इतना पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी बात, जैसा आज के टाइम पे मीडिया का ज़्यादा आप देखेंगे वर्चस्व है, कहीं भी टीवी उठा के आप या मोबाइल देख के आप आराम से देख लेते हैं, और उस टाइम पे ये नहीं था। तो उन्होंने बोला अखबार भी नहीं पहुँच रहे, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो अब हमारे बड़े बड़े लीडर जब जाएंगे वहाँ पर तो लोगों को ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा मेन मोटो था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दिखाना कि यह हमारे अधिकार में, हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसी में इन्होंने पहले व्यक्ति को चुना जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। इसलिए आपके एग्जाम में एसएससी में आया है कि वैसे व्यक्ति कौन थे जो पहली बार जिनको चुना गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक व्यक्तिगत रूप में जाएंगे, अब पूरे लोग नहीं जाएंगे, भीड़ नहीं जाएगी, एक एक व्यक्ति, बड़े बड़े लीडर अलग अलग जगहों में जाके लोगों को ये बोलेंगे कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी भी तरीके से ब्रिटेन का साथ नहीं देना है। आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। अब ये जाते हैं आचार्य विनोबा भावे। अब इन्होंने स्टार्टिंग करती है और ये जाके लोगों को समझाने लग जाते हैं। इन्होंने बोला महात्मा गांधी ने, देखिए आपको हो सकता है कि पकड़ा भी जाए ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका मेन मोटो है आप जितना भी प्रमोशन कर सकते हैं करते रहिए, बात बोलते रहिए कि आपको किसी भी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करना ब्रिटेन का। यहाँ तक आपको करना है जब तक आपको जेल में ना डाल दिया जाए। ये मेन इनका कहने का मतलब था, आपको जेल में ही डाला जाएगा। ये बात को कहीं ना कहीं तरीके से रोकेंगे आपको, और आप तब तक बोलते रहिए जब तक कि आपको जेल में नहीं डालते। जैसे अगर ये आपको एक तरीके से बोलते हैं कि हम आपको छोड़ रहे हैं एक बार, आपको एक तरीके से, अगर आप दोबारा करेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, तो आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है। आप लास्ट टाइम पे कहिए हम जेल में जाने के लिए तैयार है, पर हम इस चीज़ के लिए चुप नहीं होंगे। तो ये चीज़ों से ब्रिटेन की गवर्नमेंट बहुत घबरा गई। उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें तो आज तक इनके अंदर इतनी हिम्मत आई नहीं थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया, इस तरीके से जब ये अलग अलग जगहों से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, सत्याग्रह चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो रास्ते में किनको, आचार्य विनोबा भावे को जेल में पकड़ के, मतलब पकड़ लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब ये फेज तो एक पहला चल रहा था। इस फेज के बाद महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया कि कराने वाले कौन व्यक्ति, यही है। सेकंड नंबर पे जो आपके व्यक्ति थे उनका नाम था आपका JL नेहरू, और ये भी क्वेश्चन आपके आया एग्जाम में। फिर उन्होंने बोला कि हम सेकंड व्यक्ति जो चुनेंगे वो है आपके जवाहरलाल नेहरू, और आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरी तरीके से परफॉर्म करते रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, राइट। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा जो हमने बात कर ली है। सेकंड व्यक्ति चुने जाते हैं। आज तक हमारे एग्जाम में एसएससी में बस यही आया कि पहले व्यक्ति कौन है, और अभी सीजल के एग्जाम में रिसेंट में आया था कि दूसरे व्यक्ति कौन है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। इन फ्यूचर अगर ये भी आ सकता है कि तीसरे व्यक्ति कौन थे जिनको चुना गया था, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त व्यक्ति थे जिनको तीसरे एक तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया था। अब देखिए, इसलिए इसको दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया था दिल्ली चलो मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने बोला जब तक आप दिल्ली जाते रहिए, आप अपने रास्ते में बोलते रहिए, जैसे ही कहीं पे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको एक लंबा ट्रैवल करना है रास्ता, जो भी रास्ते मिल रहा है सभी को समझाएं कि भाई आपको सपोर्ट नहीं करना, आप चलते रहिए, आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे जेल में। आपका मेन जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए दिल्ली, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े, जिसके बाद इनको जेल में एक एक करके बाद में डाल दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसलिए इसको अलग ही नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको इसके साथ जोड़ दिया कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना ही आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का मेन मोटा था, जो आपको महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। तो इसको यहीं पर खत्म करते इस टॉपिक को। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, जो आपका अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन, क्योंकि वो भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ज़रूरी है, जो हम एक सीरीज़ लेके चल रहे थे। हमने पहले CR दास के बारे में बात करी, CR फॉर्मूले के बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने आपको देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में बात करी, जो 1944 में पहला होता है, जो आपकी हमने बात करी CR फॉर्मूले के बारे में। फिर देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में हमने बात करी, जो 1945 में चलता है।
अब यहीं पर एक तरीके से आप कह सकते हैं एक और दोबारा एक कहानी शुरू होती है जिसको कहा जाता है वेवेल प्लान। वेवेल प्लान के बारे में हमको समझना है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1945 में ये वेवेल प्लान की शुरुआत होती है, एक तरीके से कह सकते हैं वेवेल प्लान 1945 में आता है। मैं सीरीज के साथ लेके चल रहा हूँ। पहले 1945 आया जो आपका देसाई लियाकत पैक्ट, अब यहाँ पर आ गए दोबारा से 1945 का टाइम वेवेल प्लान। देखिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि किसी भी तरीके से दोनों मुस्लिम लीग प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दोनों एक टेबल पर आ जाए और कुछ ना कुछ तरीके से एक निर्णय देखने को मिले, पर कोई भी उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था। अब क्या होता है वेवेल प्लान में, ये मैं आपको एक फोटो लगा रखी है सोल्जर के रूप में। देखिए वेवेल जो थे व्यक्ति, उन्हीं के नाम पे इसको वेवेल प्लान कर दिया गया। वेवेल जो व्यक्ति थे ये पहले ये हुआ करते थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में कमांडर इन चीफ। कमांडर आप जानते हैं बहुत बड़ा पद होता है, तो कमांडर इन चीफ ये बने होते हैं। उसके बाद क्या होता है 1945 का टाइम था जब ये कमांडर इन चीफ के रूप में काम कर रहे थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। इसके 2 वर्ष के बाद इनको क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसराय बना दिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी नाम हो जाता है वेवेल का। अच्छा 1943 की जो हमने बात करी थी कि वेवेल के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि पहले काम करते हैं 1943 में वायसराय बन जाते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, गलती मैंने बता दिया। 1945 की हम क्या बात कर रहे थे कि वेवेल प्लान आपका 1945 में आता है, ये यहाँ पर लिख रखा है, और 1943 में ये बनते हैं वायसराय। अब इसके 2 वर्ष के बाद क्या होता है, इनको बोला जाता है कि जाइए हम एक ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और किसी भी तरीके से इन दोनों को एक टेबल पे लेकर आइए तभी कोई बात बनेगी, क्योंकि क्लियर हो गया था कि भारत एक तरीके से आज़ाद होने वाला है। अब दिक्कत ये थी कि जैसे देश आज़ाद होगा तो लड़ाई की भावनाएं देखने को मिल सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, और सारा जितना भी ठीकरा पड़ेगा किसके ऊपर जाएगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो जल्दी से जल्दी सत्ता एक तरीके से सौंपने चाहते थे। अब यहीं पे कहानी स्टार्ट होती है वेवेल प्लान की। वेवेल प्लान की मैंने आपको बता दी कि वायसराय बनते हैं 1943 में और ये लेकर आ जाते हैं 1945 में प्लान। अब ये प्लान है क्या, इसको भी समझना हमारे ज़रूरी है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर बताता हूँ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे लिखा है, देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई, मैं अगर आपको बताऊं तो ये कर दिया गया था 14 मेंबर की। सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है हिंदू तथा मुस्लिम के लिए बराबर सीट का प्रावधान रखा गया। इसमें एक आ गया 7 तो आपके मुस्लिम हो जाएंगे और 7 आपके हो जाएंगे हिंदू। ठीक है, कितने लिख दिया यहाँ पर, 7 दोनों हो गए हिंदू और मुस्लिम। उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दोनों बराबर रहेंगे। खासकर अगर मैं आपको बोलूँ तो आप सोचेंगे और कम्युनिटी की क्या बात है, तो और कम्युनिटी भी इसके अंदर हिंदू को शामिल कर दिया जाता था, पर उस टाइम पे इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। जैसे सिख की बात करेंगे आप या पारसी की बात करेंगे, और वो सभी खुश थे हिंदुओं के साथ, पर मेन जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी मुस्लिम लीग के साथ। और मुस्लिम लीग की कहानी क्या थी, ओनली एक अलग देश बनाने की, और वो सारा प्रतिनिधित्व किसका कर रहे थे, मुस्लिमों का। तो उनको कहा गया कि देखिए आप जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके साथ भी एग्री कर जाएगी, पर हम आपको अगर आपको ज़्यादा है तो हम आपको आधी सीट देने की हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, राइट। तो ये कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग के, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या इनके हित रहे थे इसके ऊपर। अच्छा, ये सारी चीज़ होने के बाद इन्होंने क्या बोला कि जो भी है, अगर हाँ आपको पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर का अधिकार मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो भी है सारे ये सारे के सारे भारतीय हैं, एक भी इसका ब्रिटेन का व्यक्ति नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है, सारे के सारे इंडियन होंगे। चलिए, ये सब चीज़ें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सुन रही थी और मुस्लिम लीग के लोग भी सुन रहे थे, पर उन्होंने बोला देखिए अभी हम ये चीज़ तो बोल रहे हैं कि इंडियन रहेंगे, पर उसमें एक ध्यान रखना है आपको कि इसमें आपका एक ही चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्या, आपका वायसराय नहीं बनेगा। वायसराय, इसको सी लगा लेना यहाँ पे, वायसराय आपका नहीं होगा। दूसरा, जो आपका कमांडर इन चीफ है वो भी आपका नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे ये खुद एक पद से कमांडर इन चीफ बनकर आए थे और दूसरी वायसराय खुद उस पद में थे, इन्होंने बोला अभी जो हाल ही का टाइम है आपको नहीं बनाया जाएगा, आगे वो टाइम देखा जाएगा कि ब्रिटेन की जो सत्ता एक तरीके से हट जाएगी पूरी तरीके से, तो हम वायसराय भी हटा देंगे, कमांडर इन चीफ भी हटा देंगे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि पूरी सत्ता जो भी है आपकी, जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो भी तरीके से आपका चलेगा, सारा संसद जिसको आज के टाइम पे हम कहते हैं, उस सभी पे कंट्रोल किसका हो जाएगा, भारतीयों पे। और लड़ाई फिर बार बार आ रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू आपका मुस्लिम लीग के बीच में। तो इसमें क्या होता है, ये जो एग्रीमेंट किया जाता है, ये वेवेल प्लान जो लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं शिमला में। शिमला में बैठते हैं सारे के सारे मुस्लिम लीग के सदस्य भी बैठते हैं और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी। पर इसी में एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका डायरेक्ट मना हो जाता है। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं। शिमला समझौते में जब ये बात चल रही थी, शिमला समझौता एक अलग है 1972 वाला, मैंने आपको बताया, पर ये एक और अलग था जो वेवेल प्लान के अंतर्गत जो समिट होता है इनका, ये होता है शिमला में।
तो मोहम्मद अली जिन्ना का एकदम मत था कि हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। अगर आप बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी हद तक इसके साथ एग्री कर गई थी। पहला कारण क्या था इसको एग्री करने का, क्योंकि वेविल प्लान में कहीं भी नहीं लिखा गया था कि भारत के टुकड़े किए जाएंगे, तो इससे तो पहले ये पक्ष में थे। इन्होंने बोला हाँ हम काफ़ी हद तक इससे एग्री करते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि मुस्लिमों के अलग से सीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके साथ एग्री करते हैं। तो कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो हर जगह एग्री करके चल रही है, पर दिक्कत आ रही है मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग ने क्यों मना करा इसको भी समझना जरूरी है। वैसे हमारे एग्जाम में इतना आएगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। मुस्लिम लीग ने कहा देखिए जो भी आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम और हिंदू जो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपने बोला है कि 7 तो मुस्लिम बैठेंगे और 7 हिंदू या अलग कम्युनिटी के बैठ सकते हैं, पर उन्होंने बोला हमारी ये डिमांड है कि ये जो 7 मुस्लिम होंगे ये ओनली मुस्लिम लीग से ही होंगे, मुस्लिम लीग के ही व्यक्ति होने चाहिए, तभी हम इसको एग्री करेंगे इस प्लान को आपके। तो उन्होंने बोला ये कैसी बात है, आप मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे हैं आप, तो आपको तो सिंपल ये रखना चाहिए कि मुस्लिम हो। ये क्या है कि आपकी पार्टी का ही व्यक्ति हो, इसलिए आपको कुछ चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि मुस्लिम लीग एक तरीके से अपनी राजनीति कर रही थी, ना कि कोई मुस्लिमों का उनका कोई एक हित की तरफ उनका ध्यान था। तो इसमें इन्होंने बोला कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम हो, वो मुस्लिम लीग का ही होना चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कह रहे हैं। पहला कारण ये। उन्होंने बोला दूसरी बात कि एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इन जो 7 मुस्लिम जो बैठेंगे यहाँ पर मेंबर के तौर पे, इनको वीटो की पावर एक अलग से मिलनी चाहिए। अब ये नया झमेला डाल दिया इसमें। उन्होंने बोला ऐसे कैसे, ये 7 वीटो कैसे। तो उन्होंने बोला देखिए कल आने वाले टाइम पे देश आज़ाद होता है और एक पूरा एक हिंदुस्तान बनता है जिसमें आपके सारे कम्युनिटी के लोग रहेंगे। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जब हमने बात करें कि हिंदू मेजोरिटी इलाका है सबसे बड़ा, भारत पूरा हिंदू में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कुछ संशोधन करके ये सीटें ज़्यादातर हिंदू की बढ़ा दी जाए। जैसा आज के टाइम पे 7 हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी संख्या लिमिट रहे और ये इसको कहीं जाके 30 कर दे, 40 कर दे, तो इसमें एक तरीके से हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमको एक वीटो चाहिए। अगर मान के चलिए कोई कानून आता है तो हम इसके वीटो को यूज़ करके उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसको सीधे से खारिज कर देती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने बोला हम इस चीज़ के साथ कोई एग्री करते ही नहीं है। इनका मतलब है कल ना आने वाले टाइम पे ये कभी ना कभी पाकिस्तान को बना के ही मानेंगे, तो हम इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं, जिसके कारण वेविल प्लान भी आपका समापन हो जाता है। इसमें भी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। राइट, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी वेविल प्लान के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। पहला पॉइंट ये है कि वेविल प्लान कब आया था, 1945 में आता है, क्योंकि वाइसराय बनते हैं 1943 में। इससे पहले क्या थे, 1943 में पहले क्या थे, उससे पहले वाइसराय थे। उससे पहले मैंने आपको बताया कमांडर इन चीफ, और इन्होंने जो प्रपोजल रखे तो मैंने आपको सारे डिटेल में समझा दिए। तो वेविल प्लान यहाँ पे हो जाता है समाप्त, और इसको याद रखिएगा 45 है। इसके बाद आप एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, ये भी एक अलग पॉइंट होता है पर इसको हम शामिल कर लेते हैं, जिसको कहते हैं प्रांतीय चुनाव, क्योंकि इसके बाद प्रांतीय चुनाव होने थे दूसरे। अब प्रांतीय चुनाव जैसे होते हैं इसका रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड देखा जाता है। इसका अपोजिट था 1937 का, जैसे हमने बात करी थी जो आपके पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। तो प्रांतीय चुनाव कब होते हैं, 1946 में। पहला हुआ था 1937 में, अब होते हैं 1946 में। पर इसमें याद रखिएगा ये चुनाव जो थे पहले तो ये थे आपके प्रोविंशियल्स में थे, जो आपके हमने बात करी थी स्टेट वाइज ये इलेक्शन हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। पर अब ये कहानी यहाँ पर बदल जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल प्लस आपका प्रोविंसेस के इलेक्शन होने थे, दोनों मिलाकर। तो एक तरीके से सरकार आपकी प्रोविंसेस की भी बनी थी और सेंटर की भी बनी थी। तब यही यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोविंसेस के इलेक्शन क्या हुए थे, इसमें इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए पहली बात, आपका जो दूसरा इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन, जो दूसरे प्रांतीय चुनाव होते हैं, वर्ष 1946 में होते हैं। इस समय आपके पीएम कौन थे, जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। ये व्यक्ति बैठे होते हैं वहाँ पर। और ये कौन सी पार्टी के थे, याद रखिएगा जरूर, लेबर पार्टी के। ऐसे क्वेश्चन आज के टाइम पे बन रहे हैं थोड़े बहुत। क्लीमेंट एटली का नाम बहुत फेमस है, आप जानते हैं। एटली की घोषणा वगैरह मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा ही रखा है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एटली ने क्या कहा कि अब हम इलेक्शन करवाने वाले हैं। इन्होंने डेट की अनाउंस कर दी, 19 सितंबर 1945 को इन्होंने मेंशन कर दिया कि हम अब चुनाव कराने की हमने सोच ली है। पर उन्होंने बोला कि देखिए जो इलेक्शन पिछली बार हुए थे 1937 में, वो आपके प्रोविंसेस में हुए थे। अब इन्होंने बोला देखिए हम ये भी चाह रहे हैं कि सेंटर में भी एक सत्ता स्थापित हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना फेडरल सिस्टम बनाने का इनका पहले से मोटो था, और वही इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। इन्होंने बोला देखिए एक सेंटर बन जाएगा, और सेंटर एक बीच में एक सरकार रहेगी, और बाद में सारे स्टेट वाइज इसको सेंट्रल कंट्रोल करेगी, मतलब सेंट्रल पावर ज़्यादा मजबूत होगी। राइट,
तो ये बोला गया कि हम सेंटर पे एक पावर बनाएंगे और बाकी प्रोविंसेस इलेक्शन भी होंगे साथ में मिला के। आप ये कह सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ तरीके से इन्होंने स्टार्ट करने की बात की गई इनके द्वारा। अब इस इलेक्शन की शुरुआत होती है। इलेक्शन में कौन जीतता है? सेंटर के इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। आप कह सकते हैं 59 वोट 102 में से ये जीत जाती है। टोटल कितनी सीटें थी सेंटर में? 102, जिसमें से 59 सीटें जीत गई। आप समझ सकते हैं लगभग आधे से ज़्यादा। तो कहने का मतलब बहुमत किसके पास है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास। पर इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग का इस बार रिजल्ट पहले के मुकाबले अच्छा था। उनके पास सीट थी 102, कितने में से? 30 में से। इस सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग तो पहली बार तो बहुत बुरी तरीके से आ रही थी। इसका एक और रिजल्ट मैं आपको और बता दूं, इन्होंने 492 सीटों में खड़े हुए थे इनके उम्मीदवार मुस्लिम जगहों से, मुस्लिम सीटों में से, और इनमें से 429 सीटों में जीत जाती है इनके मुस्लिम कैंडिडेट। तो ये बहुत ही बड़ा फीडबैक देखने को मिलता है मुस्लिम लीग का कि इतना इम्पैक्ट इन्होंने कैसे डाल दिया, क्योंकि 1937 के इलेक्शन में तो इनका बुरा हाल था और लगभग कितने साल हुए? अभी ज़्यादा साल भी नहीं हुए। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया? कारण ये भी माना जाता है कि जब इन्होंने कांग्रेस की पार्टी जब ये आती है, प्रोविंसेस इनके 8 जीत जाती है। मैंने आपको बताया था कि 8 प्रोविंसेस में से 11 जो थी टोटल, उनमें से 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई थी। तो उन पे जगह जाके इन्होंने ये बोला कि मुस्लिमों के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिमों की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हमें अलग से अच्छा रहना पड़ेगा, मुस्लिमों के लिए एक ही लोग आवाज़ उठाते हैं वो है मुस्लिम लीग। ये सभी तरीके से उन्होंने भड़काया लोगों को, जिसके कारण लोगों का रोष भी बढ़ने लगा। कारण ये भी था क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं कि एकदम से कोई पार्टी बन के आ रही है तो उसको एक बहुत लंबा समय चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, वहाँ के जो मेन मुद्दों को समाप्त करने के लिए। और लोग इसको ये सोच के, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हुआ करता था, कृषि को लेकर मुद्दा था, पढ़ाई को लेकर दिक्कत थी, तो इन्होंने मुस्लिम इलाकों में जाके सब चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे कम्युनल राइट्स हुए हैं, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ है। ये सब चीज़ों को इन्होंने इनके अपोज में डाल दिया, जिसके कारण बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है एक तरीके से इन सीटों में, जो अगर हम बात करें तो कहने का मतलब इस समय पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन प्रोविंसेस के इलेक्शन में मुस्लिम लीग एक तरीके से पूरी तरीके से विजय तो नहीं हुई, पर उसने अपने काफ़ी हद तक मुद्दों को अपने उठा के रख दिए थे। अगर मैं आपको बताऊं इनकी प्रोविंसेस में कहाँ सी जगह में इनका एक तरीके से इनकी सरकार बनती है। एक बनती है इनकी पंजाब में, जो पंजाब वही वाला इलाका है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास भी है और हमारे पास भी है। दूसरा सिंध के इलाके में, मैं आपको बता रहा हूँ सिंध तो इनका बहुत फेमस जगह थी। इसके बाद इन्होंने बंगाल में, जो आप कह सकते हैं जो ईस्ट बंगाल था, जिसको आज के टाइम पे बांग्लादेश कहते हैं, इस जगह में इनकी सीटें जीत कर आ गई थी। और सबसे हैरानी वाली बात थी कि 492 सीटों में से ये 429 सीटें लेकर आते हैं मुस्लिम वाली सीटों में से। तो ये एक इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी लग जाता है कि अब कहीं ना कहीं से कई मुस्लिम लोग जो हैं इनके पक्ष में सोचने लग गए हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। दूसरा प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा डिटेल में जाएगा तो पूछा जा सकता है कि बताइए कितनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी, तो 59 सीटें 102 में से जीती, और जिसमें से मुस्लिम लीग ने जीती 30 102 में से। ठीक है, बाकी कौन से, बाकी और भी छोटी छोटी पार्टी थी जो बन रखी थी। तो ये आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है मेन बात, क्योंकि दो बड़ी बड़ी पार्टी उस समय देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम अगले वाले टॉपिक पे देखेंगे जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो आज के टॉपिक लेते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा एक और महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में हम उसको अच्छे से समझेंगे आज। क्रिप्स मिशन जो आता है आपका वर्ष 1942 में। अच्छा, एक चीज़ है, अभी मेरे पास एक डिमांड आई थी, मैं तभी इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट सेशन में एप्लीकेशन में डाला था क्वेश्चन कि वो कह रहे थे कि कई चैप्टर्स की आपने पीडीएफ नहीं ली है। देखिए, पहली बात तो जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको चैप्टर वाइज बार बार आपको बताया कि इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको दे रखा है एक पीडीएफ। अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में निकलवाना है तो उसको निकलवा लीजिए, आप उसको पढ़ते रहिए साथ में। और आप चैप्टर वाइज पीडीएफ के बारे में, वो तो मैं आपको ऐसी तरीके से करा रहा हूँ। मेरा तो पहला आपको प्रायोरिटी है, अगर आप अच्छे से आपके पास समय है तो आप खुद सेल्फ नोट्स बनाएं, खुद के रिटर्न नोट्स बनाएंगे तो उतना वैल्यूबल रहेगा, आपको कई पॉइंट को जोड़ने में आपस में आसानी हो जाएगी। पर आपके पास समय की कमी है तो आप प्रिंटेबल फॉर्म में मैंने आपको चैप्टर वाइज, जो चैप्टर के सबसे इंट्रोडक्शन वाले में दे रखी है पीडीएफ, उसको निकाल के आप कर लीजिए। तो आप चैप्टर वाइज पे ज़्यादा बिलीव ना करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, थोड़ा ये समझाना था कि एक आध टॉपिक से छूट गया। क्योंकि देखिए, जल्दी से मेरा यही मोटो है कि मैं आपको कंप्लीट करा दूँ कि आपको हिस्ट्री, क्योंकि बहुत लंबे समय से कहते हैं लोग कि जल्दी जल्दी कराइए, इसलिए मैं इसको आपको कह रहा हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्रिप्स मिशन के ऊपर वर्ष 1942 में आता है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एसएससी में पूछा गया है। लिखा है, क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इन इंडिया द ईयर 1942 बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। बहुत ज़रूरी है।
विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये भेजा जाता है क्रिप्स मिशन को। अब इसके बारे में समझेंगे क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन वॉज टू गेट द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस टू ब्रिटेन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यही कहानी फिर शुरू आ गई जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगस्त ऑफर के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही आप समझ रहे होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, आप जानते हैं कि किस तरीके से काम चला था। भारतीय जो थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करा था, तभी ब्रिटेन को काफ़ी हद तक सक्सेस मिला था। और वो बार बार इस चीज़ को कह रहे थे कि आप मानिए इस बात को कि आप हमारा सपोर्ट करें। तो किसी ना किसी तरीके से किसी कमेटी को भेजा जा रहा था इनके द्वारा। तो क्रिप्स मिशन में भी यही होता है कि ये कहते हैं कि आपको जाना चाहिए ब्रिटेन के, एक तरीके से वो बोलते हैं कि सपोर्ट करिए। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया, तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा उनका मेन मोटो था कि आप किसी भी तरीके से भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें। इसमें लिखा है इन रिटर्न ऑफ फॉर द क्रिप्स मिशन इट वॉज सेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इफ इंडियन सपोर्टेड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इट वुड फॉर्म अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वुड बी कंस्टिट्यूएंट एंटायरली ऑफ इंडियंस। क्या है, इसको कहानी को समझना बहुत जरूरी है। लिखा है यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करते हैं तो संविधान सभा का निर्माण कराएंगे। पहली पॉइंट उनका ये। दूसरा पॉइंट है इसमें संपूर्ण रूप से उसमें संपूर्ण रूप से सभी भारतीय होंगे। ये चीज़ हमको समझनी है। मैंने अगस्त ऑफर के टाइम पे समझाया था कि उनका मेन मोटो बार बार यही था कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा सपोर्ट करें। अब इसमें यही था, उन्होंने बोला कि देखिए ये जो विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। इनको भेजते हैं, ये इनको कहते हैं कि आपको जाके किसी तरीके से मनाना है, उनको समझाना है कि आप अगर सपोर्ट करते हैं हम आपकी इन चीज़ों को मानेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या रखा, इन्होंने बोला कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला ये तो आपने ऑलरेडी पहली बार बोला था अगस्त ऑफर में, इसमें नई चीज़ तो कुछ है नहीं। इन्होंने बोला कि देखिए पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपके लिए एक तरीके से राइट टू सक्सेड लेकर आएंगे। क्या था इसका मतलब, इसको भी समझना हमारे बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये था, इन्होंने बोला कि देखिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और हम ये कह रहे हैं कि आपको बनाने के बाद जो भी आपके लोग होंगे वही आपके बनाएंगे, मतलब भारतीय होंगे सारे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ब्रिटेन के लोग होंगे। मतलब आप अपने हिसाब से आप ये सोच, पहले इनकी क्या सोच हुआ करती थी ये भी बता दूं मैं अगस्त ऑफर में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बना लीजिए पर उसमें ब्रिटेन के लोगों का भागीदारी होनी चाहिए। मतलब उनका कहना था कि भारतीय जो लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं, वो अपने एक तरीके से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, तो हम इसमें एक तरीके से सहयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो अपने लिए प्रॉफिट की चीज़ें रखने वाले थे, पर इसका विरोध करना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अब यहाँ पर ये बातों को मान लेते हैं, जब अगस्त ऑफर आ जाता है तो यहाँ पर ये आते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, आपके सारे भारतीय उसमें होंगे, हमारा ब्रिटेन का कोई भागीदारी नहीं रहेगी, तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला फिर दोबारा से डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने बोला हम आपके लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरा करेंगे। फिर वही क्राइटेरिया कि डोमिनियन स्टेटस और ये सारी जो भी आपकी डिमांड है, ये वर्ल्ड वॉर जो सेकंड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर इसका विरोध होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरी तरीके से विरोध करके इसको बाहर का रास्ता दिखा देती है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, क्या पता क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जाए कि कहानी क्या थी, तो मैंने आपको समझा दिया कि उन्होंने बोला कि हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करवा रहे हैं, उसमें सारे भारतीय होंगे, ब्रिटेन की कोई भागीदारी नहीं होगी। ये पहले इस चीज़ को मानते नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात मैंने आपको अगस्त ऑफर में भी समझाई थी। डोमिनेट स्टेटस की मांग ये शुरू से रख रहे थे कि हम आपको डोमिनेट स्टेटस के रूप में हम दे देंगे, पर इसको भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्री नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए जब इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध करा तो महात्मा गांधी ने एक इसके लिए टर्म यूज़ करा जिसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक इसकी तरीके से इसको संज्ञा दे दी। मतलब क्या है कि एक तरीके से जो ऐसा है जिसकी पहली, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जैसे अग्रिम भुगतान करने वाली बात होती है, उसी को कहा। महात्मा गांधी ने बोला ये ऐसी चीज़ है, किस चीज़ को लेकर, जो इन्होंने टर्म एंड कंडीशन बता दी कि पहले आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए सब चीज़ करके देंगे, पर लास्ट में हम आपको कंप्लीट करके देंगे जब आप हमारा पूरा सपोर्ट देते हैं, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने तो एक तरीके से बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है, और ये बात सही है इनकी बात। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी अगस्त ऑफर के बारे में, और इस समय भी आपको समझा दिया। आज थोड़ा मेरा सा हाथ में प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण राइटिंग भी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसको मैनेज करके चले। तो मैंने ये समझा दिया पूरा पॉइंट। क्रिप्स मिशन की बात करी हमने, अगस्त ऑफर के बारे में बात करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात समझ लिया। इसके बाद जो आपका होता है क्विट इंडिया मूवमेंट को समझेंगे, जो महात्मा गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से संघर्ष माना जाता है। तो बस इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये पॉलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या है इसमें कहानी पूरी। इसको कैबिनेट मिशन आप ये समझ लीजिए कि हम जब पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जो भारत का संविधान है उसको जो नींव रखी गई थी इसी के बेस में थी, तो यहाँ पर लिखा है द कैबिनेट मिशन केम टू इन इंडिया फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू हैंड ओवर पावर टू इंडिया। कहने का मतलब हैंड ओवर करना चाहती थी पावर को। मैं आपको पहले से बता रहा था कहानी, पर इनके अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी आशाएं बची हुई थी, पर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है कैबिनेट मिशन के साथ ब्रिटेन की गवर्नमेंट की। यहाँ पे लिखा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू बिल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हम जैसे जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नींव रखने वाली भी कैबिनेट मिशन ही थी। द लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस led to the invitation of an interim government to the Indian National Congress by the cabinet mission। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन क्यों, आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1946 में एक बहुत बड़ी विजय होती है, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि 102 में से 59 सीटें जीत कर आ गई थी, तो उनको एक तरीके से कैबिनेट मिशन के द्वारा ये कहा गया कि आप एक तरीके से अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, और इस समय तक कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं। तो यहीं पर इसकी स्टार्टिंग करते हैं कैबिनेट मिशन की होती क्या है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि CR फॉर्मूला आता है, फिर आपका देसाई लियाकत पैक्ट होता है, फिर वेवेल प्लान आता है। ये धीरे धीरे सभी के सभी समाप्ति पे जा रहे थे क्योंकि मुस्लिम लीग बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन बनी हुई थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी किसी भी तरीके से। इसके बाद जब 1946 के इलेक्शन होते तब मोहम्मद अली जिन्ना को क्लियर दिख जाता है कि हाँ अब पाकिस्तान बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इसको देखने को मिलती है पाकिस्तान के रूप में, क्योंकि मुस्लिम कई हद तक इसको एक अच्छी पार्टी के रूप में बना देते हैं मुस्लिम लीग को। ठीक है, अब इसी को समझते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन बनता कैसे, क्या होता है। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए कैबिनेट जो थी वहाँ की ब्रिटेन की गवर्नमेंट के कैबिनेट के 3 वहाँ के मंत्री आते हैं, इसलिए इनके जो एक बनकर ग्रुप आता है उसको कैबिनेट मिशन के रूप में आज के टाइम पे जाना जाता है। पहले अगर आपसे पूछेगा कितने मेंबर थे तो 3 थे, ये याद रखिएगा। पहले का नाम था सर पैथिक, वैसे पैट्रिक बोलते हैं इनको कई जगह, पर आप पैथिक भी लिख सकते हैं। सर पैथिक लॉरेंस पहले व्यक्ति जो इसके चेयरमैन थे इस पूरी कमेटी के। इसके बाद दूसरे व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स, आपने जब क्रिप्स मिशन के बारे में बात करी थी वही व्यक्ति था ये, राइट। तीसरे व्यक्ति का नाम था आपका AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर, ये एन है, राइट। तो इनको इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश में थे, वैसे आप हिंदी में ऐसे देख लीजिएगा पैथिक। मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है, चोट लग रखी है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सर पैथिक लॉरेंस, राइट। अब हमने बात करी इसके चेयरमैन जो थे, इसके हेड थे सर पैथिक लॉरेंस। अब इन्होंने क्या देखा, ये एक तरीके से सारे के सारे आते हैं और एटली ने भेजा था, याद देखिएगा एटली से इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इसलिए इनका नाम पे कैबिनेट मिशन रख दिया गया इसको। इसका मेन उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका था संविधान सभा का निर्माण करना, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसकी निर्माण करने के लिए इनको भेजा गया था कि आप जाइए और ये सब चीज़ों को समझिए। पर फिर दोबारा वही कहानी आ जाती है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये देखी जाती है कि मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी मेजोरिटी दिख गई, तो इनके रवैये में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाता है। किसी भी चीज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। इनका कहने का मतलब था कि हमको एक अलग देश के रूप में दे दीजिए, चाहे आपको कुछ भी करना हो। तब ये मजबूरी में आ जाते हैं कैबिनेट मिशन के हिसाब से ये सारे के सारे। तो पैथिक लॉरेंस एक बात रखते हैं, कहते हैं देखिए हम आपके सामने एक प्रपोजल रखते हैं, पहले हम आप दोनों को बैठा के हमने बहुत दिन बात कर ली। कहा जाता है कि 1 हफ्ते तक ये दोनों बैठे हुए थे आमने सामने, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मुस्लिम लीग किसी भी चीज़ के साथ एग्री नहीं थी, वो कह रही थी हमको अलग ही देश चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए हम मानेंगे नहीं। तो फिर कैबिनेट मिशन जो बैठा हुआ था पूरा, इन्होंने बोला कि चलिए आप लोग बाहर जाइए, अब हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे और हमें जो ठीक लगता है हम आपको उस हिसाब से बता देंगे कि हाँ दिक्कत क्या है। अगर हमें हमारे प्रस्ताव को एक बार देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके बारे में डिसीजन लेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, आप ही एक तरीके से अपना कोई डिसीजन निकालिए, हम उसके हिसाब से देखेंगे, हमें लगेगा तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहते हैं ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए हम 3 सेक्शन में बांट रहे हैं पूरे देश को। आप समझेगा क्या है ये, मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे से समझे तो आसानी होगी, क्या पता क्वेश्चन कहीं से बन जाए। इन्होंने सेक्शन बांट दिए, इन्होंने बोला एक सेक्शन हम A बनाएंगे, B बनाएंगे और C बनाएंगे। इन्होंने बोला देखिए सेक्शन A में हम सबसे ज़्यादा जो हिंदू मेजोरिटी इलाके हैं वहाँ पर इनको सेक्शन A में डिवाइड कर रहे हैं हम। सेक्शन B और C में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा हम
डिवाइड करके रखेंगे, मतलब मेजोरिटी वाले इलाके होंगे। अब भारत को आप समझिएगा कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका कौन सा हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही अंदाजे से थोड़ा सा करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम उस तरीके से देखते हैं, इसको थोड़ा सा गलत हो गया ये, ऐसा समझ लीजिए, बस मैं आपको ऊपर से हल्का फुल्का समझा रहा हूँ। आज के टाइम पे आप जानते हैं ये पाकिस्तान वाला इलाका है, राइट। तो ये हमारा हिस्सा था, एक टाइम पे भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, देखिए बी और सी में कौन कौन से मेजोरिटी आ जाएंगे। पहली बात, आपका जो पूरी पाकिस्तान है, जिसको आज के टाइम पे बांग्लादेश कहते हैं, वो वाला पार्ट इनका, इन्होंने बोला कि ये मुस्लिम इलाका है, इसको हम इसमें कैटेगराइज कर रहे हैं बी और सी में। दूसरे इन्होंने बोला असम वाला इलाका, असम का बहुत बड़ा हिस्सा एक मुस्लिम मेजोरिटी के अंतर्गत आता था। पहला असम हो गया, दूसरा बंगाल हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला कि बलूचिस्तान, आप जानते हैं बलूचिस्तान कहाँ पर है आज के टाइम पे, पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान को लेकर तो बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है वहाँ पर कि वो अलग देश बनना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान हो गया। मैंने आपको शुरू से बोला कि पंजाब वाला इलाका जो है, ये पंजाब इलाका भी बहुत मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास है बहुत बड़ा इलाका। एक आपका ये हो गया, और एक और मैंने आपको बार बोला है सिंध वाला इलाका। आपके सामने आ सकते हैं कि बताइए मुस्लिम लीग कहाँ पर सबसे ज़्यादा सत्ता लेकर आई, तो आपको मैंने मेजोरिटी बता दी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी इलाके यही हुआ करते थे। उन्होंने बोला देखिए ये हमने सेक्शन वाइज इनको डिवाइड कर दिया है, इन सेक्शन के हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि आप अपनी प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मतलब आपके जो भी हम जहाँ पे जिसकी सरकार बन रखी है, आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने संविधान को निर्माण करें, ये सेक्शन के हिसाब से जो इन्होंने डिवाइड करें। क्योंकि इन सेक्शन में पूरे भारत में छोटे छोटे आप प्रोविंसेस की हम बात करते हैं, उन सभी को बताया इन्होंने कि वो अपना एक तरीके से पहले संविधान बनाए। फिर जब ये अपना संविधान बना लेंगे तो सब एक साथ मिल के, जिन्होंने संविधान को बनाया, अब वो बैठे एक साथ, अब वो सेंटर का संविधान बनाए, केंद्र का, जैसा आज के टाइम में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वैसे ही पहले स्टेट वाइज इन्होंने बोला काम करें, आप अपना संविधान बनाएं, फिर आप आप जहाँ पर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब आपको सेंटर पे बैठ के एक ऐसे कानून बनाने कि जो स्टेट वाइज भी ठीक रहे सेंट्रल के हिसाब से। ये चीज़ इन्होंने रखी। पहले ये मान नहीं रहे थे ब्रिटेन के लोग, क्योंकि इनका मानना था कि संविधान का निर्माण करना भारतीयों की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग वगैरह चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बाद में जब प्रोटेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप स्टेट वाइज बैठे हुए हैं और आप प्लान बना रहे हैं, बीच में आपको सेंटर का बनाना है। तो इससे ये चीज़ देखी जा रही है कि जो स्टेट वाले हैं पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, फिर वही लोगों को जिम्मेदारी सेंटर बनाने की। तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरीके से सेंटर वीक पड़ गया है, इसको एक अलग पावर देखने को नहीं मिल रही। जैसा आज के टाइम पे हमारा देश है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर, सबसे बड़ा अगर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। जितनी भी सरकार चल रही है हमारी इसी से चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट तो इसका सपोर्ट कर रही है उस तरीके से। तो इन्होंने यहाँ से देखने को मिल रहा था कि ये जो हमारा प्रोविंसेस वाले इलाके हैं वो मजबूत है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिससे दिखने लग गया था कि सेंटर ये वीक हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने सबसे हैरानी वाली बात की हुई, जैसी उन्होंने बात रखी, मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को बहुत जल्दी से हाँ कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है, इसको हाँ क्यों करा मैं भी आपको समझाऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसको हाँ कर लिया। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या था, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट करा, इन पे ये तो क्लियर दिख गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि ये कहीं से भी देश का बंटवारा तो नहीं हो रहा है। क्या बोला उन्होंने, देश का बंटवारा हो ही नहीं रहा। सही बात है, क्योंकि भारत को एक तरीके से उन्होंने ऐसे क्लियर कर दिया कि आप स्टेट वाइज बनाइए। मुस्लिम मेजोरिटी को इन्होंने बी और सी में बांट दिया, हिंदू मेजोरिटी को अलग अलग रखे, इस तरीके से रख दिया इन्होंने, जिससे कोई लड़ाई वगैरह ना हो। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। पर दिक्कत यहाँ पर यह आने लग गई थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने बोला ये चीज़ नहीं है कि ये गलत है कि आप सेंट्रल को एक तरीके से कम पावरफुल बना रहे हैं। अब इसमें मुस्लिम लीग की भी दिक्कतें आने लग गई थी, मैं आपको बताऊंगा। पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पर एक चीज़ इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्होंने बोला, जो कैबिनेट मिशन बैठा हुआ था, उन्होंने बोला देखिए जो ये संविधान बना रहे हैं, ये इनका बाद में भी ये फ़र्क बन सकता है कि एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि अपने जगहों को बदल सकते हैं। मतलब जहाँ पर जैसे आज के टाइम पे मान के चलिए मुस्लिम लीग की पार्टी बैठी हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कल वो ये इस चीज़ के साथ एग्री ना करे और वो अपना अलग देश बना ले। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि देश को टुकड़े में डिवाइड कर दिया था इन्होंने। मुस्लिम लीग को इस चीज़ से बहुत एग्री, खुश हो गए वो। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले तो इसके साथ एग्री कर रही थी, पर जैसे उनको दिखने लगा कि ये वाला पॉइंट आप क्या कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से दोबारा से कहीं भी आप, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बिलीव नहीं करते तो आप अपने को अलग देश के रूप में बना देंगे, और वो तो इसके खिलाफ थी कि भारत का टुकड़ा होना ही नहीं चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे पीछे हट जाती है। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ये जो स्टेट है, इन्होंने सोचा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आज के टाइम पे ये वाली जगह तो मेरे पास आ ही रहे हैं, आने वाले समय में मैंने यहाँ तक डिमांड तो करी है, कल ये भी आ जाएगा, असम वाला बहुत बड़ा इलाका और बंगाल वाला इलाका तो मेरे पास आने ही वाला है। तो कहने का मतलब इनको ये दिखने लग गया था कि पाकिस्तान का एक नया जो प्रारूप उनके दिमाग में था वो एक बड़ा पैमाना बनाने लग गया था। मतलब इनको दिखने लग गया था पाकिस्तान एक बड़े रूप में मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों के बाद मुस्लिम लीग ने एग्री कर लिया।
पर बाद में इन सभी के बीच में लड़ाई झगड़े इतने हुए जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एग्री नहीं करा, कभी मुस्लिम लीग ने नहीं करा। बाद में सारी चीज़ें, लड़ाई खत्म होने के बाद कैबिनेट मिशन को समझ में आ गया कि इनके बीच में कोई भी बात हम क्लियर के साथ नहीं रख सकते, ये आपस में जो मानेंगे मानेंगे। हम जितना हम समझ रहे हैं इस समय हमें ये लगता है कि इनको एक तरीके से जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनको हम एक तरीके से इनवाइट करते हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए। इंटरिम सरकार बनाने का आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि आपको भारत की जनता ने सबसे बड़े रूप में आपको स्वीकार करा है। और इसके सीधे खिलाफ कौन आ जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि हम इसके साथ एग्री नहीं करते, तुमने कैसे कह दिया कि ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि पार्टी में तो हम भी जीत कर आए हैं। पर जो आपका कैबिनेट मिशन था उसने बोला कि आप मेजोरिटी में नहीं है, तो मेजोरिटी में जो आएगा वही सरकार बनाएगा। इसके बाद क्या होता है अब मैं आपके आने वाले टाइम पे बताऊंगा, जब एक जो मोहम्मद अली जिन्ना है, अब ये एक तरीके से कह सकते हैं दंगे फसाद का एक प्रमुख कारण बन जाता है, जो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, जो हमने आपको बता दिया कि 1946 में क्लियर कर दिया गया था कि अब सरकार कौन बनाएगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बनाएगी। इसके बाद ही एक बहुत ज़रूरी हम बात करेंगे, जो टॉपिक आएगा अगला उसको समझेंगे। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अंतिम टॉपिक कह सकते हैं। यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और आप थोड़ा कुछ दिन रेस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब मॉडर्न और मेडिवल को एक बार आप रिवीजन में लगा लीजिएगा। अब मेरा टारगेट रहेगा कि पॉलिटी को पहले समाप्त कर दूं, इसमें से मैं 2-3 दिन का गैप लेके फिर इसको भी स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही आती है। पर अभी पॉलिटी का कोर्स भी हमको देखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप के बाद ही इसमें टॉपिक लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा लास्ट का है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान, और यहाँ पर हो जाएगा माउंटबेटन प्लान। यहीं से आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाती है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान एक नया देश के रूप में अलग देश बन जाता है। तो इसी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि जैसे ही कैबिनेट मिशन ये कहता है कि आपको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का पूरा अधिकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो इसी में मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ के साथ, ये कैसे बना सकते हैं। और इसी पार्टी को छोड़ के उस समय जो एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके साथ ये अपनी नाराज़गी दिखा के मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से निकल जाता है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी तक मैं आपको बता रहा था, एक बहुत ही एक चाहे जो भी है विरोधी रूप में काम कर रहा होगा, पर बाद में ये अपनी असली रूप दिखाता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट एक्शन प्लान में। इसी को हम अच्छे से समझेंगे कि डायरेक्ट एक्शन प्लान है क्या। आपको एसएससी के लिए ज़्यादा आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको देखने को नहीं मिलता, पर मैं सोच रहा हूँ कि जब हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं तो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बेसिस में समझे कि भारत एक तरीके से अलग कैसे हो गया, टूट कैसे गया पाकिस्तान के एक अलग पार्ट के रूप में। इसको यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था आपको कैबिनेट मिशन के साथ में जब यहाँ पे लड़ाई हो जाती है तो मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से निकल जाता है। तो 16 अगस्त 1946 का दिन था, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा या सबसे काले दिन के रूप में इसको मनाया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान के रूप में इसको माना जाता है, जो 16 अगस्त 1946 को सबसे बड़ा आज तक का, अगर हम पूरे विश्व में बात करें, सबसे बड़ा दंगा या राइट माना जाता है इसको। कारण कौन है? और इसका नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, होता 16 अगस्त में, पर इसकी नींव रख दी जाती है जुलाई के महीने में। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जो होता है केस, ये आपका रमज़ान के टाइम पे होता है। रमज़ान का टाइम इसलिए भी चुना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्योंकि उस समय लोग अपनी जो इबादत के रूप में ज़्यादा एक जगह ही रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं, एक जैसे कोई लोग काम पे चले गए। ये टाइम भी इसने इसलिए चुना था कि सबसे ज़्यादा दंगे फसाद इसी समय हो। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को एक अच्छे रूप में नहीं देख सकते आप, अगर हम उस तरीके से भी देखते हैं। रेस्पेक्ट तो आप कहीं नहीं दे सकते कि ठीक है देश अलग बनाना है, पर एक कम्युनल राइट करना एक सबसे बेकार चीज़ जो देखी जाती है वो यहीं पर देखी जाती है डायरेक्ट एक्शन प्लान में। ये क्या करता है, जुलाई में अनाउंस कर देता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहता है कि पाकिस्तान के रूप में अगर हमको देश नहीं मिला तो हम किस हद तक जा सकते हैं आप नहीं जानते। और ये कहता है कि अब इसमें चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी जिम्मेदार होंगी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी, जो अब देखा जाएगा। कहने का मतलब इनका ये मानना, इसका ये कहना था कि अगर आप हमको शांति से नहीं देंगे तो हम दंगे फसाद करके ही पाकिस्तान का एक अलग रूप बना लेंगे। तो यहीं पर जुलाई में जो आपका जुलाई का मंथ था, यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था। अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या होता है। इसने पाकिस्तान को मांगने की सबसे पहले डिमांड करी, पर इसमें कोई चीज़ों का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई जवाब देती है, ना ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तब ये क्या करता है, एक इसका न्यूज़पेपर था स्टार ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार ऑफ इंडिया ये इसका न्यूज़पेपर हुआ करता था। इसका तो नहीं कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना का, पर ये कह सकते हैं मुस्लिम लीग इसको करती थी क्या,
पब्लिश करती थी, क्योंकि स्टार ऑफ इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कोलकाता में बहुत फेमस था। ये कॉपियाँ कई जगह भारत के और जगहों में भी जाती थी, पर बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पर मुस्लिम लीग की बहुत अच्छी पकड़ थी, तो इसने वहाँ पर अपने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। इसने पूरे प्लान को एक सबसे बड़े समराइज तरीके से लिख दिया कि आज हमारा क्या क्या दिन रहेगा, किस किस तरीके से लोग क्या क्या तैयारी करके निकलेंगे। सभी के हाथ में इसने डंडे, जो भी चीज़ मिल रही थी, जो कह सकते हैं तलवार वगैरह, चाकू, जो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्म्ड तरीके से जिसको यूज़ कर सकते हैं, इसने बोला आप अपने साथ कैरी करके चले। इस प्लान में सब चीज़ लिखी हुई थी बाकायदा पेपर में। इसमें बता दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसने बोला कि हम किसी भी तरीके से इस बंगाल को आज़ाद करा के छोड़ेंगे, चाहे देश आज़ाद हो ना हो, आज बंगाल को आज़ाद कर देंगे। इसी समय इन्होंने क्या करा कि सरकार जो थी इनकी, सबसे बड़ी बात है, देखिए प्लानिंग चल रही है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने आपको बताया था, यहाँ से इलेक्शन हार गई थी, तो कहने का मतलब किसकी सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार थी। और मुस्लिम लीग की जब सरकार होगी तो इनका सीएम भी बैठेगा। जो इनका सीएम बैठा था उसका नाम था एच.एस. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसका नाम, एच.एस. सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इस व्यक्ति का नाम था जो सीएम था उस समय। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, जब ये डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था, डायरेक्ट एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है, एसएससी में आज तक आया नहीं पर आने की संभावना है। तो सोहरावर्दी को ये सीएम के रूप में कहता है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना, आपको कोई भी नहीं करना, जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर है उन सभी को छुट्टी पे भेज दो। जैसे आपके जैसे पुलिस वगैरह सभी को आपको छुट्टी में भेजना है। कोई भी आपका जो एक तरीके से डिफेंस में जॉब करने वाला व्यक्ति हो, उसको यहाँ पर रहना ही नहीं है। तो सोहरावर्दी का काम क्या था, मुस्लिम लीग का खुद एक सीएम था, तो उसने बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सभी को छुट्टी दे देते हैं। तो उस दिन सभी को उसने छुट्टी दे दी जो इसके पुलिसकर्मी थे। अब क्या होता है, ये सारी जो एक भीड़ होती है, ये मुस्लिम हिंदू राइट बोला जाता है, इसमें डायरेक्टली हिंदुओं को टारगेट किया गया मारने के लिए। ठीक है, इसने सारे मुस्लिमों को बाहर आके भड़काया, सभी को जैसे कह सकते हैं मस्जिद वगैरह में इसने अनाउंस करवाया कि सारे के सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाइए, आज हमको किसी भी तरीके से इसको आज़ाद कराना है। और इसलिए इसको पूरे भारत का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग 12 बजे से करी और कहा जाता है शाम तक इसने लगभग जितने हिंदू थे ऑलमोस्ट वहाँ पर बंगाल में रहने वाले, ये माना जाता है, वैसे उस समय से डाटा इतना क्लियर था नहीं, पर 10,000 हिंदुओं को ऑन द स्पॉट मार दिया गया इस डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत। और कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको आज के टाइम पे पाकिस्तान में कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ये तथ्यों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ वैसी बात नहीं है कि कोई मैंने अलग से बता दिया। और इसने जो राइड कराए थे, देखिए आपको देश लेना है तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ब्रिटेन की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसने उन जगहों पर अटैक करा जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी इलाका था, हिंदू मेजोरिटी इलाका, वहाँ पर इसने अटैक करवाया लोगों को, 1000 लोगों को। और ये माना जाता है कि उस समय इसने सीधे जैसे भी जो लोग मिल रहे थे रास्ते में उनको काट दिया जा रहा था, आग लगा दी जा रही थी, जैसे कोई मिल रहा है तो सीधे पकड़ के आग लगा दी। तो इस राइट में लगभग माना जाता है कि 10,000 लोग, हिंदू लोग मारे गए थे खासकर। और इससे क्लियर कर दिया इसने कि अगर आप हमको देश आज़ाद नहीं करके देंगे तो हम जो भी आपके मेजोरिटी इलाके हिंदू के, हम उनको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर महात्मा गांधी को मजबूरन ये चीज़ मांगनी पड़ती है। इसलिए माना जाता है कि महात्मा गांधी इस चीज़ को देख के डर गए थे कि मोहम्मद अली जिन्ना आने वाले समय में और भी अराजकता फैला सकता है, जिसके कारण जो इतने लोग मारे गए हैं, इस सारी जो नींव है आपके मोहम्मद अली जिन्ना की है। अब इसी के बाद आता है माउंटबेटन प्लान। ये हमारे अगले वाइसराय बन के रूप में आते हैं माउंटबेटन। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक योजना लाई जाती है जिसको माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। ये आती है आपकी 3 जून को 1947 की बात है। इसमें क्लियर हो जाता है कि पार्टीशन हो जाएगा। अब एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था रेड क्लिफ। इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और इससे कहा जाता है कि आपको पूरी बॉर्डर लाइन क्लियर करनी है। आपने मूवी देखी होगी शायद, पार्टीशन के ऊपर कई मूवीज आई हैं, तो रेड क्लिफ का आपने देखा होगा किस तरीके से डाटा बनाया जाता है इनके द्वारा। तो ये कहा जाता है कि आपको एक बाउंड्री बनानी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम ही था जिसने इसको बनाया था। ये पार्टीशन क्लियर हो जाता है और इसी तरीके से ये घोषणा कर दी जाती है माउंटबेटन प्लान की 20 फरवरी 1947 को कि एक तरीके से एक अलग देश बनेगा। और पावर जो ट्रांसफ़र की जाती है 3 जून 1948 को की जाती है। 3 जून 1948 को किसके पास, भारत के पास, कि आपको पावर ट्रांसफ़र कर दी गई है। और ये माउंटबेटन प्लान मैंने आपको बताया वाइसराय बन के आते हैं। ये पार्टीशन क्लियर कर दिया जाता है कि आपका पार्टीशन 3 जून को हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद फिर बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, जिसके बाद देश अलग हो जाता है। और मैंने आपको बताया जैसे देश अलग होता है तो उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। मैंने एक आपको स्टोरी बताई थी ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इसी के ऊपर एक तरीके से बनाई गई थी।
मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाई थी, शायद स्टैटिक जीके के कोर्स में आपको बताया हो मैंने स्टोरी को, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया जो व्यक्ति का नाम था रेडक्लिफ एक तरीके से बना दिए जाते हैं इनके द्वारा। एक छोटी सी स्टोरी इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि देश अलग हो गया है, पाकिस्तान के रूप में बोल दिया माउंटबेटन ने कि कुछ भी हो सकता है, अराजकता फैल सकती है, तो एक अलग देश बना दो, जो ये मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड कर रहा है। देखिए इसके बाद हमारे आप जानते हैं टोटल थी 565 रियासतें। डाटा आपको कई जगह अलग जगह देखने को मिलेगा, 562, 563, पर मेरे हिसाब से मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करा इसके बारे में, तो 565 रियासतें मानी जाती है। ऐसा क्यों है, डाटा थोड़ा सा दिक्कत क्यों करता है, क्योंकि देखिए उस समय मैंने आपको बताया था प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली मतलब जहाँ पे प्रिंस रहा करते थे, राजा, जो एक स्पेशल जगह हो गई थी। एक थे प्रोविंसेस, जिसको आज के टाइम पे आप कह सकते हैं राज्य। तो प्रोविंसेस में तो सरकार थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, पर प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। उनका मानना था कि हमको एक अलग देश के रूप में छोड़ दीजिए, हमारा राज्य हमारे पास छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता ने या हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए एक विरासत छोड़ी है, तो हम वहाँ पर प्रिंस बन के ही रहना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंस, हम राजा बन के रहना चाहते हैं। तो हमारे जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं सरदार आपके वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बोला देखिए हम आपको ये तो मानते हैं कि आपको एक अलग राजा के रूप में होना चाहिए, पर आपको ये भी होना चाहिए कि देश एक तरीके से बन रहा है, तो इसके छोटे छोटे डिवाइड क्यों करें, भारत एक है, आप आराम से रहिए, आपको शान शौकत पूरी मिलेगी, आपको ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसमें यह भी कहा गया था कि आपको पेंशन वगैरह हम वैसे ही देंगे जैसे आपकी शान शौकत है। बाद में इसको बंद कर दिया गया था 1971 में इंदिरा गांधी के। मैं पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, और इसमें यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चले गया था, जो ये वाली बात चली थी, वो पॉलिटी का पॉइंट है, पर अब अभी हम इसको यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बोला देखिए हम आपको सब पेंशन वगैरह सब चीज़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सरकार हर साल आपको एक स्पेशल जो भी आपका अमाउंट बनता है पैसों का, जैसे आप किसी टाइम पे ब्रिटेन के लोगों को एक तरीके से आप पेंशन दिया करते थे, अब हमको देने लग जाएंगे, पर आपको भारत का हिस्सा होना है। तो कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको स्टैटिक जीके में बताया था सुंदर देसाई के बारे में, ठीक है, योग सुंदर देसाई जिनका पूरा नाम था। इन्होंने एक राजकुमार थे, जो मैंने आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर में, और वो फिर डांस फॉर्म बहुत पसंद थे उनको, तो पहले राजकुमार बनते जिन्होंने संविधान सभा में हस्ताक्षर करे, पहले राजकुमार बने कि हाँ मैं अपने स्टेट को, अपनी जगह को जहाँ पर मैं प्रिंस हूँ, वो मैं भारत के साथ इसको शामिल करना चाहता हूँ। बहुत खुशी से करे बहुत लोगों ने, पर उसमें से कुछ ऐसे स्टेट थे, जैसे आप कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। क्या था, सबसे पहला एक था जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़। इसके बारे में आपने पूरी कहानी सुनी होगी, फिर मैं आपको पूरी थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा था हैदराबाद। तीसरा जो था आपका, उसका नाम था आपका कश्मीर। ये तीनों सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे, क्योंकि 562 तो आराम से मिल गए थे, पर ये बच रहे थे तीन, जो 565 की हम बात कर रहे हैं। अब ये रियासतों को मिलाना कैसे ज़रूरी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं इनके पास, और जूनागढ़ वाले के पास, इनसे बोलते हैं जूनागढ़ है कहाँ आज के टाइम पे, ये गुजरात में है, ठीक है। ये कई बार क्या करते हैं, हम नाम ऐसा लग रहा है जूनागढ़, गढ़ लग रहा है ना, हम राजस्थान लगा देते हैं, ये राजस्थान नहीं, गुजरात का पार्ट था ये। अब इसमें जो एक सबसे बड़े शासक के रूप में जिन्होंने काम करा था, उनका नाम था मोहम्मद महाबत खां, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, महाबत खां, महाबत ऐसे लिखेंगे। ये व्यक्ति बैठे हुए थे शासक के रूप में। इन्होंने बोला कि महाबत खां तृतीय बोला जा सकता है अब इनको, थर्ड के रूप में ये बैठे होते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि ये जो जूनागढ़ है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, क्योंकि रेफरेंडम की बात भी कर दी गई थी जब ये माउंटबेटन योजना बनी थी, तो कहा गया था कि जो सोच रहे हैं कि हमको अलग, जैसे प्रोविंसेस तो क्लियर हो गए थे कि प्रोविंसेस यहाँ पर जाएंगे, पर प्रिंसली स्टेट के लिए आज़ादी दी गई थी कि वो या तो अलग देश के रूप में रह सकते हैं, या उनको आज़ादी है कि भारत या पाकिस्तान में कैसे रहना है। बाकी करके सारे ब्रिटेन के लोग यहाँ से चले गए, माउंटबेटन वगैरह सारे चले गए। अब क्या होता है जूनागढ़ में, देखिए जूनागढ़ का जो शासक है वो कौन है, मुस्लिम, आपको नाम से पता चल रहा है, और इसकी जो पूरी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं मेजोरिटी किसकी थी, हिंदू। तो जूनागढ़ तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, वो तो सीधे, अगर मैं आपको बताऊं, इसने पैक्ट भी एक तरीके से साइन कर लिया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। इसने बोला कि मैं 15 सितंबर की बात है, 15 सितंबर 1947 की बात, इसने पैक्ट भी साइन कर लिया कि मैं आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ जूनागढ़ को। और मोहम्मद अली जिन्ना खुश हो गया कि भाई चलिए गुजरात वाला इलाका हमारे पास आ रहा है। पर इसी बीच में कौन पहुंच जाते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बोला आप कैसे जाना चाहते हैं, आपकी पूरी जो भी मेजोरिटी में जो
एक तरीके से सिटीजन है सारे के सारे, वो तो आपका विरोध कर रहे हैं, वो तो जाना ही नहीं चाहते। और आपके कहने पे क्या है, आप चले जाइए, आपको जाना है, पर आपकी ये जो पूरी जनता ये चाह रही है तो जूनागढ़ अलग नहीं होगा, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो भाई इतनी बड़ी सत्ता को कैसे छोड़े वो। तो कहता है कि चलिए आप रेफरेंडम करा लीजिए। रेफरेंडम या कह सकते हैं उसको जनमत संग्रह, उसमें क्या होता है 99.9% लोग सभी कहते हैं कि हमको भारत का हिस्सा बनना है। तो जूनागढ़ की कहानी खत्म, सीधे उसको न्यूट्रलाइज करा जाता है और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है, जो गुजरात का था। प्लेबिसाइड कब होता है इसका जूनागढ़ का? 20 फरवरी 1947 को होता है, सॉरी 1948। ये पूछा जा सकता है, इसको डेट को याद रखिएगा। और मैंने इसका, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, जो शासक था जूनागढ़ का। अब आती है आपके हैदराबाद की कहानी। हैदराबाद के साथ भी सेम कहानी थी। इसका शासक था उस्मान अली खां। उस्मान अली खां की कहानी क्या थी? ये भी एक स्वतंत्र, देखिए इसने देखा जैसे जूनागढ़ के साथ दिक्कतें चल रही है, इसने बोला कि अब क्या करें, पाकिस्तान के साथ तो जुड़ नहीं सकते। इसने बोला देखिए मेरे, और एक बात बता दूं मैं आपको, हैदराबाद बहुत संपन्न एक आप कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला। इसकी अलग ही थाट थी। आज के टाइम पे आप देखेंगे ना हैदराबाद में, तो बहुत सुंदर है, क्योंकि एक अलग ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है हमारे देश के लिए। तो उस्मान अली की क्या डिमांड थी? उस्मान अली ने बोला देखिए मैं ना तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना भारत के साथ, मुझे एक अलग स्टेट बनना है और मेरे को एक अलग ही मेरा देश होना चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहते हैं कैसे नहीं होगा, यहाँ पर रेफरेंडम करा लेते हैं। अब उसने रेफरेंडम का तो देखा था, क्यों? क्योंकि इसकी जो मेजोरिटी थी, यहाँ भी मेजोरिटी में जो लोग थे वो थे हिंदू। तो जाहिर सी बात है हिंदू थे तो उनको तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज़्यादा प्रेम था, तो भारत में तो रहना ही था उन्होंने। और मुस्लिम भी थे, और मुस्लिम भी चाह रहे थे कि हम भारत के साथ ही रहेंगे। ये देखता था कि हैदराबाद के जितने मुस्लिम थे वो सारे चाहते थे कि किसके साथ रहे, भारत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे। अब कहानी दिक्कत पे आ जाती है कहाँ पे, ये मना कर देता है कि मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है हैदराबाद में। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में आया है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर आर्मी भेजते हैं, जय मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, ये डरता भी नहीं था। इसने बोला चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी आर्मी के साथ आपके साथ लड़ाई करूंगा। और इस लड़ाई में कौन जीत जाती है? हमारी इंडियन आर्मी जीत जाती है, जिसके बाद हैदराबाद के शासक को अलग कर दिया जाता है और पूरी तरीके से हमारा हैदराबाद भी एक हमारा अभिन्न हिस्सा हो जाता है। अब जो लास्ट की कहानी है वो है कश्मीर की। कश्मीर की कहानी आपने आज के टाइम पे भी सुनते हैं, कश्मीर कैसी रही थी। कश्मीर का बहुत बड़ा इलाका, अगर हम इस तरीके से बात करें, आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर मेजोरिटी में जितने भी थे वो सारे मुस्लिम थे, जो इसकी जनता थी। और यहाँ पर जो शासक के रूप में थे उनका नाम था हरि सिंह, उसका नाम था। अब हरि सिंह बैठा हुआ था यहाँ पे। हरि सिंह ने देखा कि ये भी इसका सिंपल था कि मैं भी भारत के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे एक अलग देश के रूप में रहना है। तो हरि सिंह के पास क्या होता है, ये जैसे इसको पता चलता है कि पाकिस्तान को, कि हैदराबाद को एक तरीके से इन्होंने हरा के अपने कब्जे में कर लिया, तो हम जम्मू कश्मीर पर भी हरा के एक तरीके से हम घुस जाएंगे। और ये सीधे क्या कर जाता है, अटैक करने लग जाता है। देखिए हैदराबाद के बाद ये पाकिस्तान का जो एफर्ट होता है यहाँ पर, ये बहुत तेज़ी से करता है। ये पाकिस्तान वाले इलाके को, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आज इसको जो कश्मीर का इलाका इसने कैप्चर करा, लगभग आप कह सकते हैं 2/3 इलाके में इसने कैप्चर कर लिया। और ये धीरे धीरे अंदर आने लगा। इसी समय हरि सिंह देखता है कि अगर मैंने कुछ करा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी सेना है नहीं और पाकिस्तान की आर्मी को हरा नहीं सकता मैं, तो ये सीधे किसके पास जाता है, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास। ये कहता है कि देखिए हमें ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बना, ना भारत का, तो हमको बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने बोला देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि आपको क्या चाहिए, हम आपको एक तरीके से अलग बना देंगे, पर आपको साइन करना पड़ेगा इसमें। तो उन्होंने बोला ठीक है, साइन करना है तो हम करने के लिए तैयार हैं, पर हमको एक अलग राज्य के रूप में रहना है। तो यहाँ पर एक साइन हो जाता है, जो हमने जानते हैं कि कश्मीर के साथ एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है इसको, देश भारत के हिस्से के रूप में, इस स्पेशल राज्य के रूप में बन जाता है। और यहाँ पर फिर हमारी इंडियन आर्मी जाती है और इसको यहीं पे रोक देती है। जहाँ तक ये बैठी होती है जो पाकिस्तान की आर्मी, इसी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, जो हमारी 545 सीटें हम जो बात करते हैं, जिसमें से हमारी 552 सीटें हमारी क्लियर हैं कि मैक्सिमम हमारी सीटें हैं, पर हमारी आज के टाइम पे 545 सीटें बैठी होती है। तो 545 में से जो 7 सीटें हैं हमारी, 552 में से घटाएंगे आप 545 को, तो 7 सीटें हमारी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, जो हमारा हिस्सा है। इसकी कहानी मैंने बहुत अच्छे से आपको कई टॉपिक में समझाया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बनता है या कैसा है। ठीक है, इसके ऊपर हम कभी और अच्छे से वार्तालाप करेंगे। और ये समझौता होता है 26 अक्टूबर 1947 को, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैंने समाप्त कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो गई पूरी कंप्लीट।
इसके लिए आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा कोई 1-2 दिन के लिए। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करेंगे, शुरू करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और बाकी हम बात करें पॉलिटी का, सेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, कई लोग उसका फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना इसमें कि मैंने कुछ अच्छा करा है और आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्ले स्टोर से जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या आप जैसे भी आ जा सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। ज़रूर रिव्यू दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर कोई भी स्टार दे सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कोई भी सजेशन है आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर वहाँ पर मेरे लिए आप कोई सजेशन देते हैं तो मैं उसको ज़रूर चेक करके देखूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पर आप स्टार थोड़ा अच्छा सा दें, 5 स्टार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कम लग रही है तो कम भी दे सकते हैं। बाकी आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर बताएं, क्योंकि थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है उन चीज़ों को देख के। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी, आज के समाप्त। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करके पूरा हिस्ट्री का टॉपिक खत्म करके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। और अब अभी आप लगाइएगा, देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 95% तक मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, 1-2% छूट जाएंगे जो मैं आपको बाद में कभी कराऊंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, थैंक यू।